आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का आज है क्लास 1। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर मैं उससे पूछूं आपके अरिथमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो ये है परसेंटेज पार्ट 1। ठीक है, 6 बजे आने वाले थे, जल्दी आ गए यार। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है आज 6 से 8 के बीच में, और डॉक्टर्स बुला लेते हैं, उस समय पे मिलते नहीं है, थोड़ा और वेट करना पड़ता है, तो देयर इज नो चॉइस, बट आई हैड टू टेक द क्लास एट 4 to 6। ठीक है, दर्द की हालत गंभीर हो रही है थोड़ी, क्योंकि दर्द बैठे बैठे हो रहा है, कभी भी शुरू हो जाता है। ठीक है, बट एनीवे, आपको पढ़ाते पढ़ाते शायद अच्छा महसूस होगा। क्या हो गया यार? कुछ तो हुआ है, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। ठीक है, जो बैकबोन है ना हमारा, उसमें कुछ नीचे की तरफ पेन हो रहा है, और वो अलग सा सेंसेशन क्रिएट हो रहा है, बैठे बैठे ऐसे एकाएक होने लगता है, तो दिखाना पड़ेगा। तो मेरे कई सारे मित्र इस समस्या से गुजर चुके हैं, तो उन्होंने यही बोला घबराने की बात नहीं है, और पर हाँ, डॉक्टर को दिखाने की बात है, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस मसला हो जाता है कई बार अगर आप सही से ट्रीट ना करें तो। ओके, सो दिखा लेंगे। अभी 3-4-5 दिन पहले शुरू हुआ था, तो जो दो मित्र इस समस्या से गुजर चुके हैं उन्होंने मुझे पहले बताया, तो हमने कभी भाव नहीं दिया। हमने कहा क्या यार, तुम्हें इस उम्र में सब हो रहा है। ठीक है, कल वो सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। 2 लोगों से बात की मैंने, उन्होंने पहले अपने बारे में बताया था मुझे पिछले साल, उसके पहले साल। मैंने कहा क्या तुम लोग इस उम्र में इस समस्या से गुजर रहे हो, अभी से हमको देखो। कल उन्हीं से बात करके थोड़ा ज्ञान लिया है मैंने, एंड ठीक है, मतलब इट विल गेट बेटर। बस डॉक्टर को दिखा के समझते हैं पहले क्या समस्या। ठीक है, हाँ जी, ऑलराइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं, और अर्जुना मोड ऑन कर लेते हैं। अर्जुना मोड ऑन कर लेते हैं। ओके, सो परसेंटेज को शुरुआत करेंगे। चूंकि अर्जुना बैच है, फाउंडेशन बैच है, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, और बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे, तो आज का पूरा दिन उन फंडामेंटल्स पे डिवोटेड रहेगा, जो कहीं ना कहीं आगे हमें परसेंटेज में मदद करेंगे। और जब भी हम परसेंटेज पढ़ रहे हो तो बीच में मत बोलना सर अगला टॉपिक कब शुरू होगा, क्योंकि परसेंटेज ही बैकबोन है आपका। गिव मी मोमेंट प्लीज, एक अर्जेंट मैसेज का मुझे रिप्लाई करना है, ओटीपी भेजना है। ओके, ओटीपी को जस्ट मिनट। भेज दिया। ओके, हर्षिकर आप शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? एवरेज में कुछ टॉपिक आपने मिस किए। देखो टॉपिक, देखो अगेन टाइप वाइज बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लेट से जाके कंपेयर कहीं किताब से कर रहे होगे ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि ये टाइप रहेगा वो टाइप रहेगा। मैं फंडा पढ़ाता हूँ बस, और उस फंडे से आपका कोई सवाल रुक नहीं सकता है, क्योंकि मैं रटा नहीं रहा हूँ आपको। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? रटा नहीं रहा हूँ आपको मैं। तो एक बात का विशेष ख्याल रखना, जो मैंने बार बार रिपीट किया है, कि टीचर से मोहब्बत करना है, और मोहब्बत हुई नहीं है इसलिए तुम्हें शक हो रहा है बार बार, है ना। टीचर और कंटेंट में कमी निकालने से हमेशा ये होता है कि आप बहाने ढूंढते हैं और कुछ नहीं। आप एक सवाल ऐसा दिखा देना जो मेरे फंडामेंटल से ना निकले, तब बताना। तो वो किताबी तरीके से जब करते हो ना आप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उस टाइप के बाहर जब सवाल आता है तो आपसे कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप टाइप में फंसे हुए हो। समझे कि नहीं? तो जो मैंने बोला है उसको सुने और कोर्स को फॉलो करें। दूसरा, मैं वो चीजें करा रहा हूं जो आपको सिलेक्शन दिला दे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर और नॉट? हमें ये मैथ 3 साल में खत्म नहीं करनी है। तो अगर आपको मैथ्स में 3 साल में खत्म करनी है, तो माइट भी वो तरीका हो सकता है कि धीरे धीरे गुरज गुरज के हर टाइप पढ़ाएं, और उस तरीके से पढ़ाएं कि आप 3 साल में 2 साल में कोर्स खत्म करें। वो तरीका ही नहीं है। 6 महीने में कोर्स खत्म करना है मुझे, तो मुझे तो यार उस तरह से ही पढ़ाना पड़ेगा आपको ना, कि आपकी लॉजिक बिल्ड हो, आप सवाल निकाल लो। हाँ जी, समझे कि नहीं? दोबारा ये सवाल मत करना कभी भी। कंटेंट पे जब भी आपको डाउट हो तो आप टीचर खुद ही बदल लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? यू चेंज द टीचर, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ आ जाएगा तो बता देना। अगर आप लॉजिक सीख लो मेरा, कुछ भी बाहर आ जाएगा तो बता देना। ठीक है, नया सवाल भी यहीं से मिलेगा आपको, इन्हीं लॉजिक से नए सवाल भी होंगे आपके। ठीक है, तो प्लीज इस तरह के सवाल दोबारा ना करें। ओके, आप सवाल लगाएं, जब कोई सवाल ना हो तो बताना। आपको लॉजिक की कमी पड़े तब बताना। आप कोई भी सवाल लेके आना जो आपसे नहीं होगा, मैं क्लास में किए गए लॉजिक से करवा दूंगा। ठीक है, हो जाएगा सर। चलिए, परसेंटेज पार्ट 1 तो शुरुआत कर लेते हैं। अर्जुना मोड ऑन कर लो सभी लोग, इधर उधर का कोई सवाल नहीं करना है किसी को। 6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं दर्द में हूं, आपको पता है,
इसलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज की। जैसे परसेंटेज एक टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हम परसेंटेज की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो परसेंट का मतलब होता है, इसमें जो शब्द छुपा हुआ है ना परसेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। परसेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो इज द नेम सजेस्ट कि मैं हूं पर और सेंट, ये दो शब्दों से बना है। मैं हूं पर 100, प्रतिशत क्या कर रहा है, मैं हूं प्रति 100। दोनों एक ही बात करें कि मैं पर 100 हूं, मुझे आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट कर दो, मैं परसेंट हो गया। मतलब जैसे कोई भी रेशियो अगर आपने लिखा है, जिसमें आपने यहां लिखा है मान लिया 120 और यहां आपने लिखा है 144, ठीक है, अभी ये परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करें, आप कहें कि मैं इसको 1.2 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 बन जाएगा, 1.2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 120 बन जाएगी। तो यही वैल्यू 120 है 100 में, 144 बटे 120 को हम 120 बटे 100 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू 120% हो गई। राइट, क्या हो गई आपकी, 120% हो गई। क्लियर? सौरभ जी कह रहे हैं अभी बैच ज्वाइन किया आपका, अभी से हो रहा था टाइम 6 PM। जी यस, 6 बजे ही बैच की टाइमिंग है, बट आज 4 बजे करना पड़ा है क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, 6 बजे के बाद। तो देखिएगा ध्यान से, तो परसेंटेज की जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी रेशियो अगर आप आउट ऑफ 100 कितना है ऐसे रिप्रेजेंटेशन आप कर ले तो उसको परसेंट कहते हैं। अब बेसिक शुरू हो रहा है कि हम कहते हैं एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्या लिखा मैंने, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। अगर आपसे मैं ये पूछ डालूं तो आप कैसे लिखोगे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे एक्स बटे वाई इंटू 100। ये कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। एक्स वाई का कितना परसेंट है, इसका फॉर्मूला बनता है एक्स बाई वाई इंटू 100। आप सभी को आता होगा, फिर से लिख रहा हूं। ऐसे आप बोलोगे कि अगर मैंने लिखा y तो y में x है, 1 में कितना होगा, x बटे y होगा, तो 100 में कितना होगा, 100 में आपका होगा x बटा y इंटू 100। इसलिए फॉर्मूला ये निकल के आता है कि x y का कितना प्रतिशत अगर निकालना हो तो हम x बटे y इंटू 100 लिखते हैं। दूसरी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिली है कि परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। किसी भी संख्या को अगर आप आउट ऑफ 100 बना दें तो वो परसेंटेज हो जाता है, आउट ऑफ 100 वो परसेंटेज हो जाता है। अब जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपसे पूछूं कि 33 75 का कितना प्रतिशत है, ध्यान से देखना, 33 75 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा आपसे। 33 75 का कितना परसेंटेज है मान लिया आपको निकालना है, तो आप कहोगे हम लिखेंगे 33/75 इंटू 100, ये एक तरीका हुआ। 25 चौका 100, 25 तियां 75, 3 से कटेगा 11 बनेगा, 11 चौके 44% आपकी वैल्यू हो गई। राइट, दूसरा तरीका ये था कि हम ऐसे लिखते कि भाई देखो ये 75 है और ये 33 है, मुझे निकालना है कि 100 में कितना होगा। तो आप कहोगे 75 में अगर 33 है, मैं 3 से डिवाइड करूं अगर तो ये 25 बनेगा और ये 11 बन जाएगा। मैं 25 को 100 बनाऊं तो 4 से गुना किया मैंने, इधर भी 4 से गुना किया। परसेंटेज देखो अल्टीमेटली रेशियो है, एक एक्स रेशियो वाई है, उसी को हम परसेंटेज में व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं 75 में 33 इज इक्विवेलेंट टू 3 से काटो 25 में 11, 4 से गुना किया 100, 100 में 44। तो जैसे ही 100 में 44 हुआ ये वैल्यू आपकी 44% होगी। एक सेकंड बेटा होल्ड करिएगा बस। ऑल राइट, चलिए। सो एनीवे लेट मी कम बैक एंड एक्सप्लेन दिस। तो 100 में 44 लिखा 44, तो 44% हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर आपको कभी भी कोई संख्या दी जाए तो दो तरीके से परसेंटेज को समझना है, एक x बाई वाई इंटू 100 और एक आपको समझना है कि आउट ऑफ 100 करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुछ लिखा, मान लिया जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि कोई वैल्यू है 84 और यहां पर मैंने लिखा कि ये 84 है आउट ऑफ 110। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं कि 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 110। तो एक तरीका डेफिनेटली यह है कि ये 84 बटे 110 इंटू 100 बनेगा और इसमें कोई तकलीफ नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए, इसको 840 बटे 11 लिखिए, डिवाइड करिए, 11 7 77,
11 छक्के 66, फिर 4 बचा 4/11% हुआ आपकी वैल्यू, ठीक। 76 4/11% आपकी वैल्यू हुई। अब बेटा ध्यान से देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं सीधे बोलूं कि ये रेशियो है मेरा एक, ठीक है। इस रेशियो में मैं इस वैल्यू को अगर 10/11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 100 बन जाएगा? यस, हुआ कि नहीं हुआ? 10/11 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी की वैल्यू को 1/10 से कम कर देना। इज इट ट्रू? 1/10 से, सॉरी, 1/11 से कम कर देना। अगर मैं इसको 1/11 से कम करूं तो 10 माइनस होगा, 100 बनेगा। आप इस वैल्यू को भी अगर 1/11 से कम कर दो तो आप 84/11 निकाल लो, और 84/11 अगर आप कैलकुलेट करो 11 से 77 आएगा, 7/11 आएगा। तो मैं 7/11 कम कर रहा हूं। अगर मैं 7/11 करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? 76 4/11%। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अप्रोच बेहतर है या नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट परसेंटेज। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। सेम ऑपरेशन करना तो -10 नहीं कर सकते, -10 नहीं कर सकते बेटा। -10 करने से रेशियो कैसे सेम रहेगा? आपको मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 130 और मैंने कहा यहां वैल्यू है 110। तुमने यहां 10 माइनस किया, तुमने यहां 10 माइनस किया, क्या रेशियो सेम है? बिल्कुल भी नहीं, रेशियो ही बदल गया। जब रेशियो बदलेगा तो परसेंटेज बदल जाएगा। हमें यह समझना है कि परसेंटेज हमेशा रेशियो की कैलकुलेशन है। आपने एक रेशियो लिखा लेट से 6:4, और आप निकालो कि 6/4 का कितना परसेंटेज है, मान लिया तो 6/4 इंटू 100 करोगे। इसको आप चाहो तो 3/2 इंटू 100 कर लो, क्या कोई फर्क आएगा? नहीं। आप चाहो तो इसको 6 दूनी 12/4 दूनी 8 इंटू 100 कर लो, कोई फर्क आएगा? नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं तो मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि रेशियो ना बदले। तो जब मैं यहां 84 लिख रहा हूं और यहां मैं 110 लिख रहा हूं, जस्ट अ मिनट प्लीज, ठीक है, यहां 84 लिख रहा हूं, यहां 110 लिख रहा हूं, तो मैं जब इसको 100 बनाऊंगा तो मुझे ध्यान रखना है रेशियो कब नहीं बदलता है, जब मैं दोनों को के और के से मल्टीप्लाई करूं। तो यहां जब आपने 10/11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 बना। इसको भी आपको 10/11 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरह से 840/11 करना है। अब मैंने इसी बात को अलग तरीके से बोला कि किसी भी संख्या को 10/11 करने का मतलब होता है, अर्जुना बोर्ड में प्रॉब्लम कर रही है कॉल आपकी। आशीष, मैं कितनी बार कॉल उठाता हूं क्लास में बेटा, कुछ मजबूरी है तभी फोन उठा रहा हूं, ठीक है। आप लोग पॉइंट आउट कट आउट आ रही है, आवाज आ रही है? ओके, अभी आ रही है? आ गई? अच्छा, तो मैं क्लास के बीच में कुछ कॉल्स उठा रहा हूँ, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ पहले ही। दूसरा, अगर आप क्लास का टाइम आप देखोगे तो 2 घंटे। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 15 मिनट शायद थोड़ा इधर उधर लूंगा क्लास के बीच में, फोन रखना पड़ रहा है बगल में, कुछ जरूरी है, ठीक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा है, देख लो क्लास का टाइम आज 2 घंटे है, इसीलिए, ठीक है। और मैं कभी फोन नहीं उठाता हूँ क्लास में, यूजुअली बहुत रेयर केसेस में जब मजबूरी होती है तभी उठाता हूँ फोन, ठीक है, अदरवाइज नो। हाँ जी, ओके फाइन, सो लेट्स कम बैक हियर। सो ये 840/11 हो गया। तो यहां से आप कैलकुलेट करो। मैं इसी बात को बोल रहा था कि मैं इसको 11/10/11 गुना कर रहा हूं। किसी भी चीज को 10/11 करने का मतलब होता है उस चीज को 1/10 से कम कर देना, 1/11 से कम करना। ये बात आपको बाद में समझाऊंगा मैं, अभी आप इसको छोड़ दो। अभी आप मोटा मोटा बात मेरी समझ गए होगे शायद, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी आपको समझना है सभी को। वो है कि x% ऑफ y अगर मैं लिखूं, इसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स वाई का कितना परसेंट है वो हमने देखा, x/y इंटू 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे x% y का निकालना है, तो इस y को हम बोलते हैं कि ये हमारा बेस है। इस बेस पर मुझे x% निकालना है। तो बेस का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, परसेंटेज सिंबल हटाने पे मैं लिखता हूं x/100 इंटू वाई, या हम इसको बोल सकते हैं कि मुझे xy/100 निकालना है। तो आपको दो चीजें यहां समझनी है, ध्यान से देखना, ओके। दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है। पहली चीज आपको यह समझनी है कि ये बेसिकली x और y का प्रोडक्ट हो गया और 100 से डिवाइड हो गया। अब आप समझना एक चीज कि परसेंटेज का जो सिंबल है ये बेसिकली 1/100 लेके आ जाता है। बाकी x और y का क्या है, गुणा है और कुछ नहीं है। परसेंटेज का सिंबल सिर्फ 1/100 लेके आ जाता है। तो अब यहां से एक दूसरी जानकारी आपको समझनी है कि अगर मैं आपके सामने लिखूं y% ऑफ x, तो y% ऑफ x क्या होगा, वो हो जाएगा y इंटू x/100।
तो यहां से एक बात आपको और समझनी है कि x परसेंटेज ऑफ y और y परसेंटेज ऑफ x में कोई फर्क नहीं है, दे आर सेम। कोई अंतर है नहीं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब सिर्फ 1/100 होता है और x y का प्रोडक्ट y x का प्रोडक्ट बना। इवन अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं कि x परसेंट ऑफ y परसेंट ऑफ z, मान लिया मैंने लिख दिया ऐसे, तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। जैसे x परसेंट ऑफ y परसेंट ऑफ z कैन बी रिटन एज y परसेंट ऑफ z परसेंट ऑफ x, इट कैन बी रिटन एज y परसेंट ऑफ x परसेंट ऑफ z, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों का प्रोडक्ट है और 2 परसेंटेज से 200 नीचे आ जाएंगे। ये वैल्यू अल्टीमेटली आपकी बन सकती है x परसेंट ऑफ z परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू z परसेंट ऑफ y परसेंट ऑफ x, z परसेंट ऑफ y और x परसेंट ऑफ y। 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड ऑल 6 कॉम्बिनेशंस आर इक्वल। तो मैं ये चाहता हूं कि आप परसेंटेज को कैसे ना शुरू करें सभी लोग, कि परसेंटेज में ये बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, और जो परसेंटेज का साइन होता है वो 1/100 नीचे दे देता है। तो ये सारी वैल्यूज किसके बराबर होंगी, मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड बटे 2 परसेंटेज की वजह से नीचे 4 जीरोस आ जाएंगे, बस दैट्स एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये सारी वैल्यूज हो गई। अब देखो यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो x परसेंट ऑफ y है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आप कह रहे हो कि x बटे 100 इंटू वाई के बराबर है। तो मैं किसी चीज का जब x परसेंट निकाल रहा हूं तो बेसिकली x बटा 100 लिख रहा हूं। यहां डेटा परसेंटेज में है, यहां डेटा परसेंटेज के बजाय एक फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे निकालना है 10 परसेंटेज वाई का। अब 10% अगर y का बात करेंगे, डिटेल्ड और एडवांस पढ़ाइए, क्या चाहते हो सौरभ, आप बता दो कैसे पढ़ाना है, मुझे नोट्स बना के भेज दो एक दिन का कि ऐसे पढ़ाओ, वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं एग्जैक्टली। 3 पॉइंट हुआ नहीं। आप लोग के साथ प्रॉब्लम बताया कि आपकी मेमोरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि दिमाग में सारा कूड़ा भरा हुआ है। अब वो कूड़ा जो है ना, एक्सेस कर करके आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसे पढ़ना है। ये बताओ, अगर आपको सब आता है तो आप पढ़ क्यों रहे हो मुझसे ठीक है, अगर आपको सब आता है तो आप रिवीजन करिए, घर पे जाके क्वेश्चन लगाइए। मास्टर को लोग पढ़ाने ही नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें सब पहले से आता है। कैसे पढ़ाऊं मैं, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। भरा हुआ कप यूजलेस होता है। कप जब खाली होता है ना, तब उसमें आप कुछ चाय वाय डाल सकते हो। भरा हुआ कप बेकार है, कप खाली करो पहले। और परसेंटेज नाम का टॉपिक तो दुनिया को आता है, एक और बड़ी प्रॉब्लम है। यही वो टॉपिक है जो डेमो में दिखा दिखा के लोगों ने जो है एडमिशन लिया। तो सबको आता है टॉपिक। तुम जिस तरह से बेसिक पढ़ना चाहते हो ना, वो बर्बाद बेसिक है। उससे तुमसे सवाल रट के निकलेंगे, तमीज के सवाल कभी नहीं निकाल पाओगे। तो ठीक है, तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को सब कुछ आता है वो शांत बैठे। डिटेल पढ़ना है तो इसलिए आपका बैच लिया। तो डिटेल्ड कौन डिसाइड करेगा सौरभ क्या है? बैच लिया हो आप, लेकिन आप ट्यूशन पढ़ने नहीं आए हो, इस बात का आप ध्यान रखना। आप कोर्स की रेटिंग मेरी जाके 1 दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बैच लेते हो तो आप एक एक्सपर्ट के पास आते हो, तो खुद एक्सपर्ट बनके मत बैठिए क्लास में प्लीज। मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है। अगर आप मुझे अपने तरीके से नहीं पढ़ाने दोगे तो तुम मुझसे कुछ सीख ही नहीं सकते हो। और मैं किताब की तरह तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूं राइट नाउ, सो दैट आपके पास एक मौका है, आप टीचर बदल लो। ठीक है, समझे कि नहीं? तो अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चल सकते हो तो आप अपना अध्यापक चेंज कर लें, बेहतर मुझे बाकी बच्चों को पढ़ाने दें प्लीज। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, मैं दर्द में पढ़ा रहा हूं, कॉपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, वो भी नहीं दे रहा हूं, आके ज्ञान दे रहे हो बस। तुम्हारे जितने मास्टर है ना बाहर, सब मुझसे पढ़े हुए हैं। इन्होंने सब लोगों ने कंटेंट मुझसे ही अपडेट किया है। ठीक है जो बाहर कंटेंट तुम देखते हो ना, पढ़ा लें प्लीज। चलो चलो, अब मैं फोकस कर रहा हूं, मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है मौज करे। हाँ जी, मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूँ बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं फिर से पढ़ाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर मैं x परसेंट ऑफ y निकाल रहा हूं तो मैं निकाल रहा हूं x बटा 100 इंटू वाई। और अगर मैं यहां जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं कि मैं 10% ऑफ y निकाल रहा हूं, तो मैं बेसिकली 10 बटे 100 इंटू वाई निकाल रहा हूं। अब 10 बटे 100 को अगर आप काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बटा 10 इंटू वाई। तो मैं निकालने चला था 10% ऑफ y, अल्टीमेटली मैं क्या निकाल रहा हूं, 1 बटे 10 वाई का। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब देखिए ये है कि जो 10% की वैल्यू है, ये 1 बटा 10 ही है। इस 10% को हम 1 बटा 10 बोलते हैं।
यानी हमें 10% कभी भी निकालना हो, हम 1/10 निकाल लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे 10% निकाल के दे दो, 10% ऑफ 110 निकाल दो, कितना होगा? आप कहोगे मैं 1/10 निकालूंगा 110 का, ये वैल्यू होता है 11, निकल गया। मैंने कहा मुझे 10% निकाल दो 565 का, तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56.5। मैंने कहा मुझे 10% निकाल के दे दो 217 का, 1/10 करना है बस आपको। 1/10 हो गया किसका? 217 का। 1/10 होता है 21 + 7। तो जब भी 10% निकालना हो, हम सीधा क्यों ना 1/10 निकालें? हम क्यों लिखें 10/100 इंटू समथिंग? नहीं लिखेंगे। अब हमें यही पता करना है कि भाई कितनी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिनका, अब देखो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये परसेंटेज है और ये हमारी वैल्यू फ्रैक्शन है, क्योंकि उस परसेंटेज को हमने क्या किया? एक भिन्न में रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रैक्शन। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत समय बचा सकते हैं अपना, कि जिन वैल्यूज का परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होगा हम सीधे फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए, लेट्स से कि एक नंबर है, मान लेते हैं 1008, ठीक है, और इसका मैंने आपसे बोला कि मुझे 12.5% निकालना है, 12.5% निकालना है इस नंबर। अब आप कहोगे 12.5% अगर मुझे इस नंबर का कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? 12.5 अपॉन 100 इंटू 1008, जो नॉर्मल तरीका है वैसे ही जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि इसको काटते हैं तो इसमें एक जीरो लगाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे, 25 पंचे 125, 25 40, फिर ये आएगा 1/8 इंटू 1008। 8 से काटेंगे, 8 1 9 8, 8 2 16, 8 6 48। अब आप कहोगे अगर मुझे ये पता होता कि ये 12.5% सीधे 1/8 के बराबर है तो मुझे सब लिखना नहीं पड़ता, मैं सीधे लिखता ना 12.5% इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, लिखता कि नहीं लिखता? यस। तो अब मुझे यही देखना है कि मैं कितने फ्रैक्शंस का परसेंटेज जान सकता हूं, क्योंकि अगर मैं जानता हूं तो मैं धमाक से वैल्यू लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं पहले पढ़ता हूं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर हम वापस आएंगे और इस पॉइंट पे थोड़ी और चर्चा मुझे करनी है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से। पहले हमें अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखना है। अब आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, कि किन किन परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए एक्चुअली, कि डायरेक्टली यूज कर पाओ। अब इसका सिंपल सा फंडा क्या है, एक सर्कल बनाऊं आपके सामने, ठीक है, तो इस सर्कल को बहुत ध्यान से देखो। एक सर्कल है आपके सामने और इस सर्कल में मैंने कहा कि अगर मैं इसके दो बराबर हिस्से कर दूं, ऐसे 2 इक्वल डिवीजन करूं, तो परसेंटेज के टर्म में आपको पता है कि पूरी वैल्यू 100% होगी, तो ये 50-50% कहलाएगा। और किसी कॉमन मैन से जाके पूछो जिसको परसेंटेज नहीं आता है, वो कहेगा ये हिस्से आधे आधे हैं। तो यहाँ ये चीज क्लियर होगा, किसी भी चीज का जो आधा होता है वो 50% के ही बराबर होता है, या फिर हम कहें 50% आधा होता है। तो किसी भी चीज का 50% निकालना है तो आधा निकाल लो। फिर आते हैं दूसरी चीज पे। मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है। अब मैंने कहा मान लिया इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए बराबर। अगर मैंने 4 हिस्से किए बराबर, पूरी वैल्यू को मैं 100% बोलूं, तो आप हर एक हिस्से को क्या बोलोगे? 25% बोलोगे। परसेंटेज के टर्म में ये 25% है कि नहीं है? यस। और फ्रैक्शन के टर्म में अगर आप इसी वैल्यू को बोलोगे तो आप कहोगे, देख के बता दोगे कि ये सारी वैल्यू क्या है? ओवरऑल वैल्यू का 1/4 है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि 25% और 1/4 एक ही बात है। और सिंपल यहां से भी देख सकते थे आप कि इसको 2 से डिवाइड करो, इधर और इधर, एक क्वेश्चन है ना, 2 से डिवाइड किया 25 बना, 2 से डिवाइड किया 1/4 बन गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। हो क्या रहा है बेसिकली, जब भी हमारे पास एक परसेंटेज वैल्यू है, 50% मान लिया है, हम इसको लिखते हैं 50/100, ये वैल्यू बन जाती है 1/2, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया वैल्यू। प्रोसेस क्या हो गया कि हमारा एक परसेंटेज मान है मान लिया, और इस मान से हमें एक फ्रैक्शन मान निकालना है, तो हम यहां से यहां जाने में क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। हमारे पास एक परसेंटेज वैल्यू दी हो, 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। रिवर्स देखिए, अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू दी है और परसेंटेज बनाना है, 1/4 का मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा, 4 25 100, 25% आ जाएगा। तो जब मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यही एक प्रोसेस है जो आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करता है। बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअल में अगर डिवाइड करके आप बना रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको इन वैल्यूज को ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि 50% 1/2 आपको सीधे दिमाग में आए, 25% 1/4 सीधे दिमाग में आए, तब इसका फायदा है। अगर कैलकुलेट ही करना पड़ा 50/100 करके, फिर क्या टाइम बचा? फिर तो ये होगा कि 12.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब 1/8 आएगा। नहीं, 1/8 हमें ऐसे सोचना है कि 25% 1/4 है, तो 25 का आधा 12.5 होता है, ये वैल्यू 1/4 का आधा 1/8 होगी। शुरुआत में ऐसे सोचना है, बाद में ये सीधे दिखना चाहिए मुझे, इतनी प्रैक्टिस हो कि मुझे 12.5 1/8 दिखे, तब फायदा है कि हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो मैं अब कुछ फ्रैक्शंस को लिखूंगा जो आपके लिए काम के फ्रैक्शंस हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका फ्रैक्शन, और यहां मैं लिखने जा रहा हूं करेस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस। ठीक है, क्लियर? ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
पहले मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं 1 का मतलब है 1/1, ये होता है 100%। फिर मैं लिख रहा हूं मेरे सामने कि एक फ्रैक्शन है 1/2, तो ये हो गया आपका 50%। कैसे बन रहा है? बहुत सिंपल है, 1/2 को 100 से गुणा करो, 1/3 को मैंने कहा 100 से गुणा करते हैं, तो ये बनेगा 33 1/3%। आप इसको 33.33% भी बोल सकते हैं, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रुकता नहीं कहीं, वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है। अभी इसको मैं 33 1/3% ही लिखूंगा। 1/4 आपका 25% होता है, निकाल के देख लो 100 से गुणा करके। 1/5 की बात करोगे 20% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिए। 1/6 की बात करोगे 100 से डिवाइड करोगे, 16 छक्के 96, फिर 4/6 बनेगा जो कि 16 2/3% हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू आएगी 14 7 98, क्योंकि 100/7 बनेगा, 98 के बाद 2 बचेगा, 2/7 14 2/7%। मैं 1/8 की बात करूंगा, 1/8 होगा आपका सिंपली 100/8, जो कि होगा 12.5%। आप इसको और भी तरीके से देख सकते हैं ऐसे कि 25% 1/4 था, ये उसका आधा है 1/8, 1/4 का भी आधा है, तो इधर परसेंटेज में 25 का आधा 12.5 होगा। दिन में आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 1/9। 1/9 आपका बनता है 11, 100/9 बनेगा। और अगर ये वैल्यू हमारी 100/9 बनेगी तो 9 इंटू 99 हो गया, एक बचा, इतना प्रतिशत हो गया। फिर आपका 1/10 आएगा जो कि आपका 10% बनेगा। फिर 1/11 आएगा, 11 100/11 बनेगा, 11 9 99, 9 1/11% बनेगा। देन आपका 1/12 आएगा, 1/12 क्या बनेगा? 1/6 का आधा होगा, ऐसे सोच लो। इसका आधा करोगे तो 16 का आधा 8, और यहाँ 1/3% आएगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, 100/12 डिवाइड करते 12 8 96 बनता, 4 बनता रिमाइंडर, 4/12 1/3 बन जाता। ठीक है, फिर हम आते हैं 1/13 पे, 13 7 91, और 900 होता है, 9/13% हो जाएगा। फिर हम आते हैं 1/14 पे, 14 7 98, आप समझ आ रहा है? 100/14 हो गया, तो 14 7 98, 98 के बाद 2/14 होगा तो 7 1/7% बनेगा। 1/15 पे आएंगे, 15 छक्के 90, 10/15 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड कर लो जहां भी कंफ्यूजन हो। 1/16 की बात करेंगे, 16 छक्का 96, फिर 4/16 बनेगा जो कि 10.25% है। फिर हम आएंगे 1/17 पे, 17 25 85 हो गया आपका, 100/17 हुआ ना, 17/85 हो गया। यहाँ ये 15/17% हो गया। 1/18 की वैल्यू बात करेंगे तो 18 पंचे 90, 10/18 बनेगा जो कि यहाँ 5/9% लिख सकते हैं। 1/19 की बात करेंगे, 19 25 95 होगा, यहाँ 5/19% आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। 1/20 की बात करेंगे, 20 पंचे 100, 5% बनेगा। 1/21 की बात करेंगे, 21 चौके 84 होता है, 16/21% बनेगा। 1/22 की बात करेंगे, 22 चौके 88 होगा, 12 बचा, 6/11% बोल सकते हैं। 1/23 की बात करेंगे, 23 चौके 92 हो गया, फिर हमारा 8/23% हो गया। समझ में नहीं आ रहा आपको? इसमें समझने का सोनम जैसा कुछ है नहीं, मैं डिवाइड कर रहा हूँ बस 100 को 23 से। क्या 100 को 23 से डिवाइड करना आपको समझ में नहीं आ रहा है? सिंपल जी, कॉम्प्लेक्स हो गया तुरंत ही। इतना सारा याद कैसे होगा? नहीं याद होगा आपसे, तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, पहले बैठो। ठीक है, धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, तनिक भी पेशेंस नहीं है, बनना इंस्पेक्टर। ठीक है, 24 चौके 96 हो गया, 4/24 1/6 हो गया। मत याद करो, तुम मत याद करो, पड़ोसी तुम्हारा इंस्पेक्टर बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि आप तो पहले ही बोल रहे हो कि आपसे याद होना नहीं है। ठीक, आपसे अगर याद होना ही नहीं है तो फिर क्या ही तकलीफ देना आपको? तो बोलना भी बेकार है कि इसमें क्या याद करो क्या ना करो, है ना। 1/3% हो गया। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, ये जो भी फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पर बात करेंगे। 1% 100% होता है, इसमें ऐसा याद करने लायक कुछ है ही नहीं है। 1/2 50% होता है, अगर 100 है तो 1/2 50 ही होगा। 1/3 33 1/3 होता है। ये जितना इतना ग्रीन लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। राइट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सब ध्यान हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ इनको ध्यान रखना चाहिए। मैंने 1/13 पे नहीं लगाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। 1/17 पे भी नहीं लगाया, 18 पे लगाऊंगा, 19 पे भी नहीं लगाऊंगा। 21 पे लगा लो, 21 काम का है। 23 पे मत लगाओ, 24 पे लगा लो, 24 काम का है। 25 काम का है, 30 भी काम का है। राइट, अब 1/30 एक्चुअल में कोई नया फ्रैक्शन नहीं था, क्योंकि 1/3 अगर आपको आता है, उस वैल्यू का आपने 1/10 कर दिया। ठीक है, बट इसको अलग, जैसे ये वैल्यू क्या थी, 3.333 था, ये मतलब 33.33 था, ये 3.33 बनेगा 10 से डिवाइड होगा, तो 3 1/3 लिख दिया हमने। अब जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे 1/60 चाहिए, इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। यहाँ ये वैल्यू बेसिकली 16.66 कॉन्टिन्यूड है, तो ये वैल्यू 1.66 कॉन्टिन्यूड हो जाएगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसको आप बोल सकते हो 1/2/3।
1/2/3। 60 से डिवाइड करोगे, 60 के नम 60 जाएगा, 100 में से 40/60 बनेगा, ये इतना हो गया 1.66% अप्रॉक्स। ठीक है, तो इनमें आपस में एक रिलेशनशिप है। जैसे मान लिया आप शुरुआत में 1/लेट्स से 5 आपको ध्यान है, ठीक है, और आप 1/15 सोचना चाहते हो, क्या होगा? 1/5 अगर 20 है तो 1/15 क्या है? उसका 1/3 हो जाएगा। 20 का 1/3 6/2/3% हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इमीडिएटली इनको रटने के बजाय, देखो आइडियल तो ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस आपने लिखे हैं, इन फ्रैक्शंस की वैल्यू आप ऐसे मत रटो कि 1/21 की वैल्यू आपने 4 16/21, इसका मान इंपॉर्टेंट है। जो सुपर इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं आपकी, वो पहले 2 कॉलम में है। मैं उन पे एक वो मार दूं, बक्सा बना दूं, चलो हाइलाइटर मार दूं, सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा हाइलाइटर हट जाता है, सॉरी ठीक है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क लगा देता हूं। चलो सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर 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 इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट, दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है ग्रेजुअली, जैसे 1/60 को अलग से ध्यान नहीं रखना है। अगर 1/6 है, इसी को 10 से डिवाइड करेंगे, दशमलव शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू 1/2/3% बन जाएगा। ठीक, बट बाकी वैल्यूज का आपका ध्यान रखना जरूरी है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं है। बस आप इनको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ। आप शुरुआत में 100 से डिवाइड करके निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। बाकी 1/17 नहीं रटना है आपको, ये निकाल के देख लेंगे एग्जाम में अगर जरूरत पड़ी तो। 1/18 आपको रटना नहीं है, 1/9 का आधा है, ठीक है, 5.55% के आसपास आती है वैल्यूज की, क्योंकि वो 11.11 है, उसका आधा है। तो हर वैल्यू आपको ध्यान नहीं रखनी है। जैसे 1/22 है, 1/11 का आधा होगा, 1/11 आपका ये है 9.09%, ये उसका आधा है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो वैसे कर लेंगे, बट बाकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेज 1 पे जो वैल्यूज हैं, इनको एक कॉपी में लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट जिनको मैंने बोला आपको याद रखना है, वो वैल्यूज अपनी कॉपी में डाल लेना, और एक टेबल जहां पढ़ते वहां सामने चिपका लेना, देखते रहोगे ध्यान रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ध्यान रहेंगे आपको। आइडिया ये है कि जब आप 8 कहीं देखो, जिसको हम अगर फ्रैक्शंस के बजाय डेसिमल में लिखेंगे तो 8.33% बनेगा, तो 1/12 आपको दिखना चाहिए, तब फायदा है। अगर मैं बैठ के एग्जाम में भी 100/12 करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ओके क्लियर, कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है, जैसा कौशल जी ने कहा है कि इसको लिखिए रोज। आप जैसे मैंने लिखा आपके सामने, किस तरीके से लिख रहा था, वैसे ही आप रोज लिखना शुरू कर दो इसको। वो सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। रोज लिखना शुरू कर दो, 5 मिनट लगेगा और वैल्यूज ध्यान हो जाएंगी। अब हम आते हैं, ये हमारे मेन फ्रैक्शंस हैं, इससे ज्यादा आगे चलते हैं। कुछ और फ्रैक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे 1 था, 1 को हमने बोला कि 100% है। 2 कितना होगा आपको पता है? 2 आपका 200% होगा भाई, 1 का 2 गुना, ऐसे 3 बोलो, 3 मतलब 3/1, ये 300% हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे मैंने आपको बोला कि 1/2 मेरा क्या है, 50% है। इसका 2 गुना करोगे तो 1 मिलेगा, 1 तो 100% हो जाएगा, 2 गुना मतलब ही नहीं लिखने का, पता है पहले से। लेकिन अगर मैं इसका 3/2 करूं, 3 गुना करूं, तो 3/2 जब करोगे, 3 गुना करोगे तो ये वैल्यू 150% बनेगी। यहां से मैं कुछ आपको सिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप सीधे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जैसे 3/2 एक फ्रैक्शन है, इसको मैं सीधे डेसिमल में क्या लिखूंगा, 1.5, तो डेसिमल को भी 100 से गुणा करने से परसेंटेज बनेगा, क्योंकि डेसिमल आया कहां से, फ्रैक्शन से आया। फ्रैक्शन को 100 से गुणा करने से परसेंटेज बनता है। तो अगर मैं पूछूं कि 1.5 कितना परसेंट है, तो आपका 150% है। अगर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू 1.5 है तो वो 1.5 × 100 150% बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ 5/2 कितना परसेंट है, कोई बताएगा मुझे? 5/2 कितना परसेंट है? 100 से गुणा मत करो बैठ के, 1/2 को 5 गुना भी नहीं करना है। हम कहेंगे 5/2 2.5 है, 2.5% होगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है। अब हम आते हैं ऐसे ही डेरिवेटिव फ्रैक्शंस निकालेंगे 1/3 के। 1/3 आपको दिखाया मैंने कि 33 1/3% है। अब 2/3 एक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 2/3 क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 33 का दुगना हो गया 66, 1/3 का दुगना हो गया 2/3, तो ये 66 2/3% बना। अगर मैं इसको 3 गुना करूं तो 3/3 मिलेगा, जो कि आपको पता है 1 होता है, 1 हमारा 100% होता है। नहीं लिखेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब मैं एक फ्रैक्शन लिखूंगा 4/3। 4/3 को बहुत ध्यान से आप देखना, मैं नया पैतरा अपनाने जा रहा हूं। 4/3 को मैं लिखूंगा 1 + 1/3। अगर डिवाइड करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 1 + 1/3। 1 खुद क्या होता है, 100% होता है, तो ये हो गया 100%, प्लस 1/3 क्या होता है, 33 1/3%, जुड़ के कितना हो गया, 133 1/3%। तो बेसिकली अब आपको मैं क्या सिखा रहा हूं कि एक नोन फ्रैक्शन है, उससे बनने वाले फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं। जैसे 4/3 की वैल्यू आपने अभी की। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बताओ 5/3 की वैल्यू क्या होगी, जरा निकाल के बताओ सभी लोग। 5/3 की वैल्यू आप लोग सब बताओगे, कलम नहीं उठाने की जरूरत है, मेंटली सोचो 1 + 2/3 कितना बनेगा। 5/3 की वैल्यू मुझे बताइए, 100 कितना होगा,
66.6, वेरी गुड। तो ये बनेगा 1 + 2/3, 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट 100, 2/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट 66, 2/3%। तो 5/3 को हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, आते हैं 1/4 पे। 1/4 को हम 25% बोलते हैं। अब मैं इसका 2 गुना अगर करूं 2/4, तो कुछ नया मिलेगा क्या? आप कहोगे 2/4 तो खुद 1/2 होता है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर मैं 3/4 लिखूं तो ये नया है, ये पहले नहीं निकाला हमने। अब 3/4 को दो तरीके से लिख सकते हैं। 1/4 अगर 25 है तो ये 3 × 1/4 है, तो ये वैल्यू कितनी हुई? 75% हुई, और ये बहुत काम का परसेंटेज है। हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे 3/4 को, कि हम सोचते 1 - 1/4। देखो 3/4 ही बनता। 1 होता है 100%, 1/4 होता है मेरा 25%, ये वैल्यू भी कितनी बनती? 75%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। हम आते हैं 5/4 पे। अब बताओ 5/4 कितना होगा? 1/4 25 का 5 गुना, 125% हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 को 4 से डिवाइड करते कितना आता? 1.25, 125%। यहाँ डिवाइड करते क्या आता? 0.75 × 100, 75%। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं 1 + 1/4, तो ये हो गया 100 + 25, यानी 125%। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अब आते हैं 1/5 के डेरिवेटिव्स पे। 1/5 के डेरिवेटिव हो गए 20%। अगर मैं 2.2/5 लिखूं तो ये हो गया 40%, 2 गुना, या 5 के 20, 0.4 × 100, 40%। 3/5 करोगे 60% आ जाएगा। 4/5 करोगे तो आपको 80% मिल जाएगा। 5/5 1 होता है, लिखूंगा ही नहीं मैं, तो 100% हो गया। 6/5 कितना हुआ? डिवाइड करो, 1.2 आया, और 1.2 से 120% हो गया। अगर मैं 7/5 लिखूं तो आप बताओ कितना परसेंटेज आएगा? 7/5, 14 × 5 = 70, 1.4, 140%। वेरी गुड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/5, 1 is 100, 2/5 is 40, 140%। ठीक है, अब आते हैं 1/6 पे मूव करेंगे। ओके, 1/6 आपको पता है 16 2/3% होता है। 2/6 कुछ नया नहीं है। ओके, 2/6 हमारा 1/3 के बराबर है, वो नया नहीं है, क्योंकि 1/3 आपको पता है पहले से, 33 1/3% है। 3/6 करेंगे, वो भी नया नहीं है क्या? 1/2 के बराबर है, 50% है। 4/6 करेंगे, वो भी नया नहीं है, 2/3 के बराबर है, वो भी निकाल चुके हैं, 66, 2/3%। लेकिन अगर हम 5/6 करेंगे तो ये अभी तक नहीं निकाला, ये नया है। तो 5/6 को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, इसका 5 गुना कर लो तो 16 × 5 = 80 बन गया, 80% प्लस 5 दूनी 10/3%, 5 से गुणा किया। अब ये 80 तो 80 ही रहेगा। 10/3 को हम कहेंगे 3 × 3 = 9, 1 10, ऐसा बन गया। तो ये वैल्यू हो गया 83, 1/3%। तो ये 5/6 की जो वैल्यू यहां पर लिखी है मैंने, बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि 5/6 को मैं ऐसे लिखूं 1 - 1/6। 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 100%, 1/6 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 16 2/3%। पिछले पेज पे लिखा चुका हूं। अंकित जी करें, साहब कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। अंकित जी कब क्लास में जुड़े थे, कितने बजे? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी, बेईमानी नहीं। कब क्लास में जुड़े थे आप, कितने बजे? और कुछ चीजें अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आई क्योंकि आप क्लास में लेट आए, तो आपको घर पे जाकर रिवाइज करना पड़ेगा। 10 मिनट पहले जुड़े हो, कैसे समझ में आएगा यार? हाँ, आपके क्लास में आने के पहले 37 मिनट में पढ़ा चुका हूं। अब आपने वही अगर मिस कर दिया है तो क्लास में समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत लॉजिकल है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और घर जाके इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, शांति से क्लास देखें और फिर आप घर जाके इसको अच्छे से रिवाइज करें, तब समझ में आएगा। 83 1/3% हो गया। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 83 1/3% इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 7/6 लिखना है, बता सकते हो क्या होगा? ये बनेगा 1 + 1/6, which is 1 is 100%, 1/6 is 16, 2/3%, 116, 2/3%, लाइक दैट। तो कहने का मतलब है, एक अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है तो उससे जुड़े हुए फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हो, जैसे यहां पर 83 1/3%, 5/6। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। 7/6 को मैंने कहा मैं 1 + 1/6 लिख सकता हूँ। 1 इज ए परसेंटेज, 100% होता है, 1/6 16, 2/3% होता है, तो वैल्यू 116, 2/3% आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तब माइनस करेंगे। यार सिंपल सी बात है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? 5/6 1 से छोटा है तो 1 से माइनस हुआ, 7/6 1 से बड़ा है तो 1 जोड़ा मैंने। ठीक है, अब आते हैं 1/7 पे। हर एक फ्रैक्शन पकड़ के मैं उसके अलग अलग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 1/7 है, ये 14 2/7% के बराबर है। अगर आप 2/7 निकालोगे तो ये बनेगा 28 4/7%।
अगर आप 3/7 निकालोगे तो 14 तियां 42, 6/7%। यहां तक कहानी बढ़िया है। जब आप 4/7 निकालोगे तो 14 चौके 56 बन जाएगा। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 56, और ये 8/7% बन जाएगा। 8/7 खुद एक से बड़ा है, ये 1 + 1/7 है, तो एक कैरी होके इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 57 1/7%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, एग्जाम में 57 1/7% दिया हो तो आप जान पाए कि ये 4/7 है। 5/7 क्या होगा? आप कहोगे 14 पंचे 70, 10, 71, 3/7, उसी लॉजिक से ये इतना आ जाएगा। 6/7 क्या होगा? तो ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। 70 नहीं 71 बन जाएगा वो। 6/7 होगा 1 - 1/7, ऐसे सोच सकते हैं। 100 हो गया 1/7, 14 2/7 हो गया, तो ये हो गया आपका 85 5/7%। 6 से डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 14 से 84 बनेगा, 12 बनेगा, 7 1 7, 7 5 12, 6/7 भी आ जाएगा। 7/7 की बात करोगे तो 7/7 तो 1 होता है। अगर मैं 8/7 की बात करूं तो ये 1 + 1/7 है, 114, 2/7% आपकी वैल्यू जाएगी, एंड सो ऑन। जो भी लिखना होगा हम लिख सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि 1/7 के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ आपको ध्यान रहे, क्योंकि इनका इस्तेमाल सवालों में सबका होता है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है इसमें जो नॉन इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट वैल्यू मिली, वो थी 83 1/3%, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। 83 1/3%, 5/6 होता है, ध्यान रखना है आपको। इसमें सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर में पूछोगे तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। बट ये पकड़ लोगे आप आसानी से। ये देखिए कि 100 से कितना कम है, 1/7 कम है, पकड़ लेंगे इसको। 14 2/7 कम है तो 1/7 कम है। अब हम आते हैं 1/7 हो गया 1/8 के डेरिवेटिव्स पे। 1/8 1/8 के जो डेरिवेटिव है, 1/8 की वैल्यू 12.5 है, आपको पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये 2 से गुणा करोगे 2/8 बनेगा। पता होता है 2/8 तो 1/4 ही होता है, वो मालूम है पहले से। 25% हो गया, पहले देख चुके हैं, वो तो 1/4 में देख चुके हैं। 3/8 इंपॉर्टेंट हो गया, 3/8। 3/8 हमारा 37.5% हो गया, 3 गुना। फिर हम कहेंगे 4 गुना करेंगे, 4/8 बनेगा। 4/8 तो 1/2 के बराबर है, जो कि पता है 50% होता है। 5 से गुणा करेंगे, 5/8 होता है, ये नया है मेरे लिए। 5/8, 5 गुना इसका 62.5% आएगा 5 गुना करने में। 6/8 आपको पहले से आता है, 3/4 के बराबर है, नहीं लिखना है। 7/8 महत्वपूर्ण है। 7/8 अगर आप ध्यान से देखो, इसका 7 गुना, 12 सत्ते 84 और 5 सत्ते 35, 87.5%। या फिर आप ऐसे सोचो 1 - 1/8, अगर मैं इसको 1 - 1/8 भी सोचूं, 100 - 12.5, 87। अब 8/8 तो 1 हो गया, 100% हो गया। अगर मैं 9/8 सोचूं तो बहुत आसान है। 9/8 कितना बनेगा आपका? 1 + 1/8, 112.5% बनेगा। ठीक है। अब जो ये डेरिवेटिव्स मैंने लिखे हैं 3/8, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। 5/8 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इस्तेमाल होता रहेगा। 7/8 बहुत महत्वपूर्ण है। इकट्ठे सब याद नहीं होंगे, बट ये ध्यान रखना कि हमें इनको याद करना है कि इनके रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाए, और हो जाएंगे कुछ दिनों में। 1/9 पे आएंगे तो ये बहुत आसान है। ये 11 1/9 बनता है परसेंटेज में। अगर आप 2/9 लिखोगे तो मजेदार बात क्या है, यहाँ 11 की जगह 22 होता है और ये 2/9% हो जाता है। अगर मैं 3/9 लिखूं तो ये वैल्यू बेसिकली क्या होता है? 3/9 एक्चुअली नया फ्रैक्शन है ही नहीं है। ठीक है, 3/9 फ्रैक्शन जो है 1/3 के बराबर, तुम्हें पहले से आता है, नहीं लिखने की जरूरत है, पहले से आता है। 4/9 लिख लो। 4/9 में क्या लिखोगे आप? यहाँ आप 44 लिखो और यहाँ इस 4/9 को उतार दो, बस। डॉट डॉट डॉट, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मैं बोलूंगा मुझे 7/9 चाहिए, तो आप लिख दोगे ऐसे ही 77 और यहाँ 7/9 उतार दो, परसेंटेज में वैल्यू, लाइक दैट। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, ये वैल्यू आपकी। 1/10 में तो कुछ सोचना ही नहीं यार। 1/10 हमारा क्या होता है? 10% होता है। 2/10 20% है, 3/10 30% है, 4/10 जैसे मैंने कहा 3/10 लिखना है मुझे, 30% हो गया। 4/10 लिखा मैंने, 4/10 2/5 होता है, ये 40% हो गया, नया ही नहीं है। तो इस डेरिवेटिव को नहीं देखना है, आसान है, ये अपने आप आ जाएगा। 1/11 में जाओगे आप तो 1/11 आपका बनता है 9 1/11%। ठीक है, 9 1/11%। अब मैं कहूँ मुझे 2/11 लिखना है, तो 2/11 में क्या बन जाएगा? सिंपल, 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ 2/11% आ जाएगा। अगर मुझे 3/11 लिखना है तो ये 9 3 27 बन जाएगा और यहाँ 3/11% आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या है, इसको कैसे यूज करना। अंकित, तुम्हें पहले इस क्लास को शुरू से रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, जब आप बीच में क्लास में आते हो तो होता क्या है, समझ में आया नहीं तुम्हें? अब तुम्हारा दिमाग भटकने लगता है। एक मैंने जूते वाली कहानी सुनाई थी, याद है आपको? दूसरा जूता कहाँ है? अब तुम्हारा मन चूंकि भटक रहा है तो अब वो तरह तरह के सवाल करेगा कि इनका यूज कहाँ होगा। पहले यूज कैसे बता दूं? पहले तो बेसिक थियरी पढ़ा रहा हूं, पढ़ो पहले।
भटकते मन को काबू में रखिए पहले तो, अब फोकस रहिए। मैं फ्रैक्शन पढ़ा लूंगा तब तो मैं बताऊंगा कि यूज कहां होगा, फ्रैक्शन में भी सीखे नहीं तुम, ठीक है। भटकते मन को काबू में रखें प्लीज। वो स्टोरी मैंने बताई थी कि जब मन भटके तो वो स्टोरी याद किया करो। हाँ जी, आगे बढ़ो। 1/12 का डेरिवेटिव देखते हैं। 1/12 है 12 8 96, 8 1/3%, ठीक है। दो गुना करेंगे 1/6 मिलेगा, वो कुछ नया नहीं है। 16 2/3% होता है, वो पहले से आता है, ठीक है। अगर मैं 3/12 करूंगा तो वो 1/4 है, वो भी आता है। अगर मैं 4/12 करूंगा तो 1/3 है, वो भी आता है। कुछ नया मिलेगा आपको 5/12। 5/12 आपको क्या देगा, 5 8 40 और 5/3। 5/3 है 1 + 2/3, ये वैल्यू बन जाएगी 41 2/3%। तो ये 5/12 महत्वपूर्ण है। 6 से गुणा करोगे 6/12 मिलेगा, कुछ नया नहीं है। 7/12 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 8 56 और 7/3, तो 56 2 58 और 1/3% मिलेगा। तो जब 58 1/3% कहीं दिखेगा तो वो 7/12 के बराबर है। दो ये देखना और भी आसान है, हम एक तरीके से और भी इसको देख सकते हैं। 7/12 को आप ऐसे ब्रेक कर लो, 6/12 + 1/12। मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं आपको। 1/2 है, ये 50% खुद है, और 1/12 क्या है, 8.33% है, नहीं 58.33%। ओके, 7/12। ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है 1/2 - 1/12। 50% में 8.33% घटाया हुआ है, जैसे 5/12। ये 50% में 1/12 जोड़ा हुआ है। कई तरीके हैं चीजों को लिखने के। 8/12 कुछ नया नहीं है। 8/12 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 है। 9/12 भी नया नहीं है, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, 3/4 है। 10/12 भी कुछ नया नहीं है, 5/6 के बराबर है। अब आया 11/12। 11/12 जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 - 1/12। ये बनेगा 91 2/3%। तो ये वैल्यू आपकी 11/12 के बराबर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा 13/12 कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, ये बनेगा 108 1/3%, मतलब 1 + 1/12 हो गया, ठीक है, लाइक दैट। मैंने आपसे बोला था कि 1/13 ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1/13 के डेरिवेटिव तो हम लिखने वाले ही नहीं है। 1/14 के डेरिवेटिव लिखेंगे हम, 14 7 98, 7 1/7% आया। 2/14 खुद 1/7 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 3/14 थोड़ा नया होगा, 3/14 लिख लो। 7 3 21, 3/7%। 4/14 नया नहीं है, 2/7 के बराबर है। 5/14 थोड़ा नया है, लिख लेते हैं। 5 7 35, 5/7% आएगा। 6/14 नया नहीं है, बिकॉज 3/7 के बराबर होगा। 7/14 1/2 के बराबर है। 8/14 हमारा 4/7 के बराबर है। 9/14 थोड़ा नया सा लगेगा, लिख लो। 9 7 63, एक 64, 2/7% बन जाएगा ये। 9 7 63 हो गया। 9/7 क्या है, 1 + 2/7, ओके, 64 2/7 बनेगा। 10/14 कुछ नया नहीं है, 5/7 है। 11/14 जो होगा दैट वी कैन राइट, तो ये बनेगा 1 - 3/14 एक तरह से। 100 में से ये घटा लो, 100 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा, 100 में से 22 घटा लो, आपको क्या 78 आएगा, और 78 4/7% बन जाएगा। 12/14 कुछ नया नहीं है, 6/7 है। 13/14 जरा आप बताओ कितना है, लेट्स सी कौन बताता है। 13/14 13/14 कितना आएगा, 82.5, नहीं, ये 1 - 1/14 आएगा। और 1 - 1/14 की 100 में 7 घटेगा, 93 आएगा। बेसिकली ये 92 6/7% आएगा। 92 6/7% आएगा वैल्यू। 100 में से इतना घटाना है, 7 1/7%, तो 92 6/7% आएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस घटाना आता है आपको, ऑलराइट। ये वैल्यूज होगी। 1/15 की वैल्यू आपको पता है 6 2/3% होती है, ठीक है। 2/15 की वैल्यू क्या होगी, 2/15 अगर मुझे लिखना हो तो 6 दूनी 12 बनेगा, 4/3 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 13 1/3%। 3/15 कुछ नया नहीं है, बिकॉज 1/5 है। 4/15 क्या है, लिख लेते हैं, इसी का डबल हो गया, 26 2/3% बनेगा। 5/15 कुछ नया नहीं है, 1/5 है। 6/15 3 दूनी 6, 3/15 वो भी नया नहीं है, 2/5 है। 7/15 अगर मैं लिखूंगा, 7/15 अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 42, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, तो होगा 46 2/3%। फिर से चेक कर लो इसको। मैंने कहा 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 हुआ, और यहाँ 14/3 हुआ। 14/3 हुआ, 3 चौके 12, 2/3,
तो 42 में 4 जोड़ा 46, 2/3% हो गया। 8/15 भी निकल सकता है, ऐसे ही निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए, जो भी मन करे। सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी फिर से बताऊंगा इसमें कौन कौन सी वैल्यूज महत्वपूर्ण है जिनको ध्यान रखना है, बाकी निकालने का तरीका पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब 1/16 हमारा 6.25% है। अगर मैं 2/16 लिखूं तो वो नया नहीं है, बिकॉज वो तो 1/8 हो जाएगा। अगर मैं 3/16 लिखूं तो 3/16 हमारा कितना होगा, 3 छक 18, 18.75%। इसका इस्तेमाल होता है एग्जाम्स में, तो पकड़ में आना चाहिए, ठीक है, कि 18.75 आप कम से कम डिवाइड करके देखो कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, तो ये 3/16 है। 4/16 1/4 है, कुछ नया नहीं है। 5/16 देखिए कितना है, 5 छक्का 30, 25 पंचे 125, 31.25% है। बहुत काम का फ्रैक्शन है ये भी एग्जाम में 31.25% पूछ लेगा। जिसको 5/16 पता होगा सवाल फोड़ देगा, जिसको नहीं पता है वो बैठा बेकार टाइम वेस्ट करेगा। 6/16 3/8 है, पता है आपको। 7/16 की अगर मैं बात करूं 7/16, सिंपल है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 आएगा, 25 7 175 होता है। 7 छंग 42 हुआ, 25 7 175 हुआ, तो 43.75% आ गया। 8/16 1/2 हो गया। मैं 9/16 की बात कर लूं, 9/16 9 छक 54 हुआ, 225 हो गया, 56.25% हो गया। 10/16 5/8 है। अगर मैं 11/16 की बात करूं, 11/16 की बात करूं, 11 छक्के 66 और 275, 66 2 68.75%। अभी मैं छोड़ रहा हूं इसके आगे क्योंकि मैं प्रोसेस बता रहा हूं, तो आप 13/16, 14/16, 15/16 के बारे में सोच लेना। सब याद नहीं रखना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस कि हाउ दीज वैल्यूज कैन बी रिटन और इन वैल्यूज का एग्जाम में इस्तेमाल होता है। 1/20 आपका 5% होता है, 2/20 10% हो जाएगा, 2/20 तो 1/10 ही हो जाएगा। 3/20 बहुत यूज होता है, जो कि 15% होता है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। 4/20 1/5 होता है, 5/20 1/4 होता है, 6/20 3/10 होता है, 30% होता है। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 1/20 के डेरिवेटिव भी बहुत आसान है, 5% गुणा करते रहो, आपको डेरिवेटिव्स मिलते रहेंगे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज गोइंग फॉरवर्ड आई एम थिंकिंग अबाउट 1/25, जो कि 4% है। अब कई बार हमसे 8% के बारे में बात करेगा, तो 8% हमारा 2/25 होगा, ध्यान रखना। कई बार हमसे लेट से बात कर रहा है, वो 12% की बात कर रहा है, 12% 4 3 12 हो गया, बेसिकली 3/25 की बात हो रही है, राइट, एंड सो ऑन। अगर आपसे बात करें कि भाई 16% है, 16% क्या है, 4 × 4%, 4% 1/25 होगा, तो 4/25 होगा, डॉट डॉट। देन हम आते हैं 1/30 के डेरिवेटिव्स पे। ये कुछ नया नहीं है। 1/30 से 2/30 बनेगा, 1/15 3/30 बनेगा, 1/10 बनेगा, 4/30 बनेगा। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि भाई ये वैल्यू मेरी 1/3% है। अगर मैं 4/30 पे जाता हूं तो वो 2/15 होगा, जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। तो दीज आर द वैल्यूज जिनके थ्रू हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, कई बार ऐसे परसेंटेज मिलेंगे हमें जिनका फ्रैक्शन हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं कि आपको क्या क्या जानना है। पहले तो यहां मैंने ग्रीन मार्क कर दिया जो आपको जानने हैं, जो याद होने ही चाहिए, जिनका ना पता होना आपके लिए खतरा है। जैसे 2/3 का 66 2/3% ना पता होना है, खतरा है। बाकी वैल्यूज निकल जाएंगे, उसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। 3/4 75% है, ये ना पता होना एक खतरा है। ऑल तो बहुत आसान है जानना, डिवाइड करोगे 0.75 बनेगा, 75% होगा, बट ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये वैल्यू 1/5 20 है, 2/5 40 होगा, 3/5 60 होगा, 4/5 80 होगा, 6/5 120 होगा, ये सब भी पता ही होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान है कि इसको याद नहीं करोगे तो चलेगा। 2/5 को देखना कि 0.4 40% टाइम लगता नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। यहां 5/6 का पता होना जरूरी है, वरना एग्जाम में लूज कर जाओगे आप। मैं 1/7 के फ्रैक्शन की बात करूंगा, तो देखो इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, लेकिन शुरुआत में आप सबको रटिए मत। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में खूब आता है, 5/7 का इस्तेमाल भी खूब होता है, 3/7 का भी इस्तेमाल होता है, 2/7 का भी इस्तेमाल होता है, इसका भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको ग्रेजुअली आने चाहिए, एक बार में सब नहीं भर सकते हो अपने अंदर, बट ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप निकाल सकते हो आसानी से 1 - 1/7 करके, ठीक है। तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। 1/8 तो इंपॉर्टेंट है ही है, 3/8 भी इंपॉर्टेंट है, 5/8 भी इंपॉर्टेंट है, 7/8 भी इंपॉर्टेंट है। 9 वाला बहुत आसान है, तो मैं इसको मान ही नहीं रहा हूं कि इसमें कुछ याद करना है आपको। 11 1/9 याद कर लो, 2 हुआ तो 22 2/9 हो गया, 3 हुआ 33 3/9 हो गया, सो इजी है ना। इसमें तो कुछ ऐसा याद करने को नहीं है। 1/11 भी अगर तुम्हें याद हो गया तो सारी वैल्यू अपने आप याद हो गई। 1/12 में ये इंपॉर्टेंट है, 5/12 भी इंपॉर्टेंट है, 7/12 भी इंपॉर्टेंट है। 11/12 आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 1 - 1/12 होता है, ये भी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। 14 में आया तो ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारे फ्रैक्शन आप तुरंत मत रटिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप इनको डबल करके काम चला लो।
कि 3/14 होगा तो 7 3 21 3/7, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं लिखने में। 5 गुना होगा तो आप लिखो 5 7 35 5/7, सीधे लिख दोगे ना। तो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट इज रिटन ओवर हियर, बस आप इनको कन्वर्ट करना जानिए, रिलेट करना जान लीजिए, बस ये ध्यान रखना है। 15 में ये इंपॉर्टेंट है, 2/15 इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में डबल करके तुरंत आ जाएगा तो इतना बड़ा पेन नहीं है यहाँ पर, इन सारी वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं। 1/16 के सारे फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, मतलब इन पे सवाल बन ही जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इनको एक बार देख के रखो, ठीक है, कि ये वैल्यूज क्या है, अगर ये ध्यान रहे तो बेहतर है। इसके आगे आपका 13/16 देन 15/16 भी वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उनको भी लिख लेना। 20 वाले में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इट्स लाइक आपको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करके दिख जाएगा। 1/25 4% होता है, 2/25 8% होता है, 3/25 12% होता है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। अब जब मैंने बोला ध्यान रखने हैं, तो इनको कम से कम एक कॉपी में, एक पेज में A4 शीट ले लो, 2 A4 शीट, 2 A4 में आ जाएंगे, और 2 A4 में आ जाए, इनको बैठ के सामने चिपका दो अपने स्टडी टेबल के सामने, देखते रहो बस रोज, है ना। अगर रोज उनको देखते रहोगे इसको तो याद हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है, याद ही करना है अल्टीमेटली। शुरू में आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली तो फायदा तभी है जब मुझे दिखे वैल्यूज, 83 1/3% दिखे तो मुझे 5/6 दिखे, 42 6/7 पे मुझे 3/7 दिखने लगे, तब फ्रैक्शन का फायदा है, और नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्लीज, कि अल्टीमेटली तो इन्हें याद ही करना है, लेकिन याद करने का तरीका हमेशा निकाल के हो तो ज्यादा बेहतर है, रिलेट करके हो तो ज्यादा बेहतर है। आप पहले निकालने की कोशिश करो इन सबको दिमाग से, धीरे धीरे करके वो वैल्यूज आपके दिमाग में रहेंगे। अभी आपका कल एग्जाम नहीं है, एग्जाम का भी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, बहुत टाइम है, तब तक ये वैल्यू याद हो जाएंगी, पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है, क्लियर। निकालना सिखा देते हो, अरे वही तो सिखा रहा हूँ सौरभ इतनी देर से यार, मतलब मैंने एक एक वैल्यू आपको निकाल के ही लिख के दिखाई है, मैंने कुछ भी रैंडमली नहीं किया है, मैंने सीधा लिखा ही नहीं किसी को, निकाल ही रहा हूं मैं इतनी देर से, ऐसा मत बोलो। चलो अब वापस आते हैं, और मैं एक पॉइंट मैंने आपको बोला था, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा और कुछ चर्चा करनी है मुझे, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे मान लिया निकालना है %912 ऑफ 12.5, मान लिया निकालना है। अब जैसे आपने ये देखा, घबरा गया कि 912% इसका कैसे निकालें। अगर आपको ये छोटा सा लॉजिक पता है तो आप तुरंत ही लिखोगे कि ये वैल्यू 12.5% होगी 912 का। x% y का y% x के बराबर ही होता है। अब 12.5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/8 होता है, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो वैल्यू 1/8 इंटू 912 हो गई। आप डिवाइड करोगे तो 8 × 9 8 बनेगा, फिर 8 × 9 8 बनेगा, 8 चौके 32 बनेगा, ये आपका आंसर होगा। जस्ट शिफ्ट इन थिंकिंग कि मैं 912% 12.5 को 12.5% ऑफ 912 भी बोल सकता हूं, विल सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन। एक बात और देखिएगा अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता है x y का गुणा बटे 100, यही होता है ना। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं 912% ऑफ 12.5, या मैं आपके सामने लिखूं 91.2% ऑफ 125, इसमें कोई अंतर है नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो गुणा आप दो चीजों का कर रहे हो वो बराबर ही होगा। आपने क्या किया, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर लिया और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओवरऑल प्रोडक्ट सेम है और एक परसेंटेज का साइन है, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी। मैं इसी वैल्यू को अगर ऐसे लिखूं 9.12% ऑफ 1250, क्या वैल्यू सेम होंगी? यस, क्योंकि हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 10 से गुणा कर रहा है। हम इस वैल्यू को फिर से मान लिया डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और 2 से डिवाइड करें, 2 चौके 8, ऐसा किया, और इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कोई फर्क आएगा? नहीं, क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। हम इसको जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको 10 से गुणा कर दिया। तो जब तक इन दोनों के प्रोडक्ट्स बराबर हैं और एक ही परसेंटेज का साइन है, मेरी वैल्यू बदल ही नहीं सकती। यानी अगर मैं आपको सवाल ऐसा दूं कि मुझे 900 मान लिया 91.2% निकालना है 12.5 के बजाय 125 का, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 12.5% ऑफ 912। क्यों? हम अगर इसको रिप्लेस करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, 125 ही लिखेंगे, इसको 91.2 ही लिखेंगे, फिर हम कहेंगे 125 को 12.5 बनाते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस वैल्यू विल बी एग्जैक्टली सेम। कोई फर्क होगा? नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं, जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बेस कन्वर्जन का फायदा है। जैसे मैंने आपसे बोला कभी कि मुझे मान लिया निकालना है
11% ऑफ 19.2, क्या लिखा मैंने? 11% ऑफ 19.2, ध्यान से देखना। प्लस मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि मुझे निकालना है 18% ऑफ 9.6। अब ये कैलकुलेशन अपने आप में आपको कॉम्प्लेक्स ही दिखेगी, बट है नहीं। आप इस 9.6 को और इस 19.2 को ध्यान से देखिए, आपको भी ये इसका दुगना है, तो मैं क्यों ना इसका 2 खींच के इसको दे दूं? क्या ये और ये वैल्यू बराबर ही होंगी? भाई इसका 2 खींच के इसको दे रहा हूं मैं, यस। इसका 2 खींच के इसको देने से परसेंटेज वैल्यू बदलती ही नहीं है, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, तो ये वैल्यू सेम हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ऐसा कुछ कर दिया। अब ये 19.2 का 11% है, ये 19.2 का 9% है। जब बेस दोनों के सेम होते हैं ना, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हो। 11 9 20% ऑफ 19.2, और 20% क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5 इंटू 19.2 निकालना है मुझे। किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना हो तो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन क्या है? डिवाइड बाई 5 का मतलब होता है 10/2, तो मल्टीप्लाई बाई 2/10, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 384 बनेगा, यानी 38.4 बटे 10 करेंगे, 3.84 मेरा आंसर है। ओके, एक आधा होते ही दूसरा डबल क्यों हुआ? अरे बालक, जब मेरा x% ऑफ y xy/100 है, मैं x को आधा करूं और y को डबल कर दूं तो ये वैल्यू बदलती नहीं है, सेम रहती है। यही कह रहा हूं मैं आपसे। 18% ऑफ 9.6 विल बी इक्वल टू 9% ऑफ 19.2। इसको आधा करो और इसको दुगना करो, x और y का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम बेसिस को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोनों के बेसिस जब 19.2 हो गए, तो हमने 19.2 के बेस पे दोनों का परसेंटेज कॉमन ले लिया, 11 9 20 बन गया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कितनी आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप इसको अलग अलग निकालते इस ज्ञान के बगैर, बर्बाद हो जाते आप। 11/100 इंटू 19.2, 18/100 इंटू 9.6, कितना टाइम वेस्ट होता। छोटी छोटी बातें हैं, मतलब कोई आधा करें परसेंटेज को तो डबल भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं नितिन, लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक ही समझना है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट सेम रहेगा अगर तुम जो काम एक्स के साथ कर रहे हो। अगर तुमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से डिवाइड कर लो। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से डिवाइड कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर लो। इसको 10 से गुणा किया, इसको 10 से डिवाइड कर लो, खत्म। इट्स ऑल अबाउट कि अगर मेरे पास दो चीजें प्रोडक्ट में है, परसेंटेज का मतलब प्रोडक्ट, तो मैं अगर इसको आधा कर रहा हूं और मुझे वैल्यू बराबर रखनी है, तो मैं इसको दुगना करूं, बराबर रहेगा। इससे क्या फायदा होगा करने से? प्रिया जी, आप इसको पहले कैलकुलेट कर लिए थोड़ा देर, बिना ये जाने हुए कि आपको ये आता है, आप इसको कैलकुलेट करिए। आप इसको निकालिए जरा, और आप खुद ही मुझे बताइए कि इसका क्या फायदा है। आप इस वैल्यू को बिना ये कॉन्सेप्ट लगाए सॉल्व करिए। करो 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 करो। 11% 19.2 का जरा निकालिए जल्दी से, और 18% 9.6 का निकालिए, करिए। लगेगा टाइम ना? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कई सवालों में आपका समय बचाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें कि यहां क्या हो रहा है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। बेस को मैंने सेम बना लिया, ठीक है, और बेस को सेम, बेस को बदलने की क्षमता आ रही है आपके अंदर, कमाल की चीज है, राइट। बेस को बदलने की क्षमता आ रही है आपके अंदर, तो ये आपको मदद तो करने ही वाला है। ओके, क्लियर है सभी को? कोई शंका किसी को? नहीं। तो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x है। ये काफी सिर्फ सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहां पर आप कुछ और भी लिख सकते हो कि हमारा x% ऑफ y जो होगा इज इक्वल टू x बाई k% ऑफ yk के बराबर भी होगा। मतलब इसको आप k से डिवाइड कर लो और इसको आप k से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, तो भी आपका परसेंटेज नहीं बदलता है। या फिर आप इस x को k से मल्टीप्लाई कर लो और आप इस y को k से डिवाइड कर लो। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो k और k कट जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक को 2 से गुणा कर लो, दूसरे को 2 से डिवाइड कर लो। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर कैलकुलेशन अ लॉट। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैलकुलेशन को बहुत बदल देगी, बहुत चेंज कर देगी। ठीक है, क्लियर? मेक सेंस टू एवरीवन? चलो अब हम आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। बेस 19.2 को सेम किया मैंने, एक में 9.6 था,
एक में वही वैल्यू 19.2 था, उसको बराबर कर दिया। ठीक है, चलो अब यहां जाओ, अब देखो सवाल। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं आपके सामने और उसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से सुनना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ए हमारा 25% ज्यादा है बी से। इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? दो तीन तरीके हैं। एक तरीका डेफिनेटली रेशियो का तरीका है। 25% ज्यादा होने का मतलब होता है, अभी आपको पढ़ाया कि 25% का मतलब होता है +1/4 होना, और परसेंटेज हमेशा एक रेशियो है। ठीक है, तो 25% ज्यादा होने का मतलब है 1/4 होना। यानी अगर मैंने इनिशियल वैल्यू को 4 माना, बी को 4 माना, क्योंकि बी को 4 मान लिया, 4 का 1/4 1 होता है, तो ए हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। यानी ए और बी का अनुपात 5:4 का है, इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ए और बी का अनुपात क्या है? 5:4 का है। अब अगर मैंने कहा ए बी से 25% ज्यादा है, और फिर मैं आपसे ऐसा कुछ पूछूं कि बी इज हाउ मच % लेस देन ए, ठीक, तो आप कहोगे अब मुझे बी से ए की तरफ आना है। जब बोलेगा लेस देन ए, तो ए हमारा नया बेस है, यहां से चलना है और बी तक आना है। तो आप कहोगे 1 कम होगा, बी ए से 1 कम होगा, बेस हमारा ए है, तो 1/5 × 100 बनेगा, तो ये वैल्यू आएगा 20% लेस। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई? बी ए से 20% कम होगा। लोग इतना पढ़ लेते हैं रेशियो से, बट यहां पर एक मौका है कि हम थोड़ा लॉजिक बिल्ड करें। पहले तो वी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप लॉजिक बिल्ड करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, और बाकी फिर ये चीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेशियो से कर लो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, या फिर मैं ए बी रूल बता दूंगा उससे कर लो, वो भी तकलीफ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लॉजिक बिल्ड करें कि यहां हो क्या रहा है। तो जब आप कह रहे हो कि मेरा ए बी से ज्यादा है, तो मैं ए यहां लिखूं, बी यहां लिखूं। ए अगर बी से ज्यादा है तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तुम, ए से बी की दूरी, चाहे आप ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, सेम है या नहीं? दूरी तो नहीं बदल सकती। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दूरी बराबर होगी ना? यस। परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज निकलता है बेसिकली कि अंतर ऊपर लिखते हैं। अगर मैं पूछूं ए बी से कितना ज्यादा है, तो अंतर ऊपर लिखा जाता है कि कितना ज्यादा है, नीचे एक बेस आता है। जब हम कह रहे हैं बी से कितना ज्यादा है, तो बेसिकली आप पता है क्या लिख रहे हो? ए माइनस बी बटा बी इंटू 100। जब मैं पूछता हूं ए बी से 25% ज्यादा है, तो ये कैलकुलेट कर रहे हो। और जब मैं पूछता हूं कि बी ए से कितना % कम है, तो आप कहते हो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। ये वैल्यू नेचुरली नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ए माइनस बी पॉजिटिव। बाकी लेकिन देखो न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इनके बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं है, साइन अपोजिट है, दूरी बराबर है। एक बार बेस ए है और एक बार बेस बी है। अब एक बात मेरे को ये बताओ, यहां ए बड़ा है या बी बड़ा है? आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं ये वैल्यू मान लेते हैं x% है, और नेचुरली ये वैल्यू y% होगी। भाई यहां से बढ़ाया तुमने तो यहां से घटाओगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको देखो, अगर b को बढ़ाने से a मिला है तो मेरा a b से बड़ा होगा, और अगर a b से बड़ा है, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड दोनों जगह बराबर है, a b से बड़ा है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा? यस, ये स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड में। तो क्या मैं बोलूं कि y हमारा x से छोटा होगा मैग्नीट्यूड में? यस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर तुमने b से 25% बढ़ाकर a को हासिल किया है, वापस जाते समय मुझे जो घटाना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड 25 से कम ही होगा। यानी मैं तुम्हें इस सवाल में अगर आंसर दूं, एक आंसर दूं 25%, एक आंसर दूं 20%, एक आंसर दूं 30%, और एक आंसर दूं आपको मैं 33 से 1/3%, आप सिर्फ इस लॉजिक से कि चूंकि आपने बी से बढ़ाकर ए हासिल किया है, ए अगर बी से बड़ा है, तो वापस आते समय मुझे कम प्रतिशत लगेंगे, 25 नहीं लगेंगे, 25 से कम लगेंगे। एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, वो है बी। इसको बोलते हैं, इस चीज को लॉजिकली समझ पाना। इसको समझाने का मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका आप समझना क्या है। मैंने कहा मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, ठीक। तुम कह रहे हो कि भाई ए बी से कुछ परसेंटेज ज्यादा है, x% ज्यादा है, इतना ही बोल रहा हूं। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो मेरे को बस एक बार बता दो कि क्या मैं ए का अगर 1% निकालूं, यानी a/100 निकालूं, और मैं बी का 1% निकालूं, कौन बड़ा होगा? यही बड़ा होगा। अब बीच की दूरी जो है वो तो समान ही है, आप बोल रहे हो, ठीक है। परसेंटेज क्या है कि हम बी से ए की तरफ गए तो मुझे x स्टेप्स लगे, तो मैं बोलूंगा x% हुआ।
मुझे पता है यहां से यहां आने में चूंकि एक एक कदम बड़े हैं, ये बड़े बड़े कदम लेगा बी की तुलना में। अगर बी को एक्स स्टेप्स लगे हैं यहां तक आने में, ए को कितने स्टेप्स लगेंगे, वाई स्टेप्स लगेंगे। वाई डेफिनेटली एक से कम होगा, ए का 1% बड़ा है, तो वही दूरी वापस जाने में ए को कितना लगेगा, कम स्टेप्स लगेंगे, तो वाई विल बी लेस देन एक्स। ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। लेट मी गिव यू ए काउंटर थॉट, और वो काउंटर थॉट है यहां ए है और यहां बी है। मैं मान लिया बोलूं कि एक बी से मैं ए आया, x% कम किया मैंने, और यहां से मैं गया y%। आप मुझे बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए, कोई कमेंट नहीं करेगा, आंसर बताना पड़ेगा आपको। सोच समझ के आंसर मार्क करिए, मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूं थोड़ा अपने लिए। क्या आंसर है, मैक्सिमम लोग बोल रहे बी, बिल्कुल सही। देखो यहां बहुत सिंपल है, आपने कहा कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा होगा तो ए का एक स्टेप छोटा होगा बी से, तो जितनी दूरी बी एक्स स्टेप्स में चल के आया है, ए को अब ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, वाई मोर देन एक्स होगा, आंसर होगा बी। तो ये एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले तो आपको दी है इस केस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस, आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। इसी चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ए बी रूल। ठीक है, और आई शुड कॉल इट मैजिकल ए बी रूल। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ए बी रूल का नाम ए बी रूल मैंने दिया, मैजिकल ए बी रूल करके मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2013-14 में, बाद में सबने इसको चुरा लिया, क्रेडिट भी नहीं दिया हमको कि रेमो सर से चुराया। सो सैड यू नो। ओके, लोग ने चुराया तो, लेकिन इसके सारे एप्लीकेशन नहीं जान पाए अभी भी। ठीक है, क्योंकि काम तो हम ही नहीं किया था, तो हम ही को पता है कि कहाँ कहाँ लग सकता है। तो ए बी रूल दिखा के बस छोड़ देते हैं, गहराई में उतार नहीं पाते। हम आपको गहराई में उतारेंगे, चिंता ना करो, मैजिकल ए बी रूल सिखाएंगे। तो इसकी बेसिक पहले समझते हैं कि व्हाट इज ए बी रूल। ओके, ए बी रूल बेसिकली नाम मैंने सिर्फ इसलिए दिया था बिकॉज ए और बी से समझाता था, और ये ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खतरनाक चीज है, बट इसके जो सारे एप्लीकेशंस हैं जिस दिन आप सीख जाओगे ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। कहां कहां ये लग सकता है, क्या क्या काम ये कर सकता है, बहुत ही खतरनाक चीज है। तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करिए। यहां ए लिखा मैंने, यहां बी लिखा। ओके, तो सिंपल सा केस से शुरू यहां से होता है कि अगर हम कहते हैं कि ए हमारा बी से 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन इसका है बेस चेंज एप्लीकेशन, कि हमें कहना है कि भाई ए बी से 25% ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहां पर ए बी रूल आप कैसे जल्दी से लगा सकते हो, आपको जो डेटा दिया है उसको इस तरह से बना लीजिए। ए बी से ज्यादा है तो बी से शुरू किया, ए की तरफ गया, 25% ज्यादा है तो मैंने यहां 25% लिखा। फिर इसका एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखिए जो कि बनेगा +1/4। ये अगर यहां से यहां प्लस हुआ है, बढ़ा है, तो ये यहां से यहां नेचुरली माइनस होगा, माइनस लिखिए। न्यूमरेटर को कभी टच नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। एक है तो एक, दो है तो दो,
डिनोमिनेटर तुम्हारा बनेगा 4 और यहां चूंकि प्लस लगा है तो 4 और 1 5 बन जाएगा, -1/5। -1/5 होता है 20% डिक्रीज। तो ए बी रूल क्या किया, आपको बेस चेंज करके बता दिया कि अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, 20% का डिक्रीज होगा। जो रेशियो है वही है, बट इसको थोड़ा जल्दी लिखने का तरीका है, और ये हमें इस तरह से इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन मैं आगे आपको बताऊंगा वो इस तरह से सीखने में ही है। ठीक है, दिस इज व्हाट द ए बी रूल का स्टार्ट। जैसे मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूं। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक ए है, मेरे पास एक बी है। आपने कहा मेरा ए बी से, लेटेस्ट से आपने बोला कि -25% है, यानी बी को 25% कम करने से ए मिलेगा, ए को कितना बढ़ाने से बी मिलेगा। आप इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखिए -1/4। ठीक, माइनस से यहां प्लस लिखिए, एक को छूना ही नहीं है, 1 लिखिए, और ये 4 - 1 बनेगा 3। प्लस लगा है तो इंक्रीज है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू है 33। ठीक, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। यहां ए है, यहां बी है। मान लिया मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी से 40% कम है, 40% लेस है, जिसको मैं लिखूंगा -2/5। तो बी ए से कितना ज्यादा होगा, आप कहोगे माइनस प्लस बनेगा, 2 हमारा 2 ही रहेगा, और ये 5 - 2 3 बन जाएगा। 66 2/3% ज्यादा होगा। एक लॉजिक जो बिल्ड करा है उसको देखो। ये अगर +25 है तो ये मैग्नीट्यूड में 25 से कम होगा, तो 20% का डिक्रीज। ये -25 है तो मैग्नीट्यूड में 25 से ज्यादा होगा, 33/3% है। ये -40% है तो ये मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, 66/2/3%। ओके, क्लियर? क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब ऐसे आप जितने लिखने लिखते रहो। मजा देखो आगे है, और वो मजा क्या है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, और क्या हमें ऐसे तीर कमान बनानी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या होगा, आप ऐसे ही मेंटली सोचोगे कि भाई अगर हमने ए से बी जाने में 1/10 बढ़ाया, 10% बढ़ाया, मान लिया आपने कहा ए से बी जाने में हमने 10% बढ़ाया, अगर ऐसा हुआ ए से बी जाने में, तो बी से ए जाने में क्या करोगे आप कहोगे 10% का मतलब होता है +1/10, प्लस से माइनस बनेगा, एक ही रहेगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो बी से ए जाने में हम 1/11 कम करेंगे। फिर हमने कहा कि हमने मान लिया ए से बी जाने में 1/8 कम किया, यानी 12.5% हमने कम किया। तो जब आप बी से ए जाओगे तो आप माइनस का प्लस करोगे, 1 1 ही रहेगा, और 8 - 1 आप 7 करोगे, इतना बड़ा हो गया। इट्स लाइक ए से बी गए और वापस ए आ गए, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, जहां से चले वहीं पहुंच गए। हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से चले थे यहीं पहुंच गए। अब आगे इसका जो यूज आएगा इस ए बी रूल का, वो बड़ा खतरनाक रूल अभी आएगा जब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। अगला कॉन्सेप्ट वही बताने जा रहा हूं। तो ये समझ में आ गया कि ए बी से कम है, बी ए से कितना ज्यादा है, तो फटाफट आप देख के इसमें यहां से बता सकते हो। अब इसके आगे के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको तब समझा पाऊंगा जब मैं आपको समझा पाऊं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है। ठीक है, तो बस 1 सेकंड रुकिए, मैं जरा स्लाइड्स थोड़ा इंपोर्ट कर लूं और मैं आपको सक्सेसिव दिखाऊं। ओके, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ये क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू ए है, इसको मैंने 10% बढ़ाया, ठीक, 10% बढ़ाया, फिर मैंने इस वैल्यू को फिर से 10% बढ़ाया। इसका यह मतलब नहीं होता है कि ए 20% से बढ़ गया, ये गलत है, नॉट लाइक दैट। अगर मैंने कहा होता मेरे पास एक ए है, मैंने उसको 10 से बढ़ाया, फिर से 10 से बढ़ाया, जब मैं नंबर्स बढ़ाता हूं, ए को मैं 10 बढ़ाऊं फिर 10 बढ़ाऊं, तो ए हमारा 20 से ही बढ़ता है। नंबर्स के टर्म में ए में 20 का ही बदलाव आएगा। चैट में क्या चल रहा है, मतलब हद हो गई है। ठीक कह रहा है, सर की आंखों में मुझे नींद दिख रही है, मैं जोश से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा दर्द में हूं, बस इतना ही फर्क है। तो मैं उतनी एनर्जी में शायद आपको नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। पहली बार नींद से उबासी आती है। कभी उबासी देखी आपने आज की क्लास में? नहीं। दूसरा कह रहा है पेन की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहां मेरी आंखों में तुम्हें आंसू दिख रहे हैं? कुछ भी। वो दूसरा जूता सब खोज रहे हैं बस खाली। जितना दर्द मुझे नहीं हो रहा है उतना दर्द तुम लोगों को हो रहा है, क्योंकि पढ़ने का मन कर ही नहीं रहा है ना? मुझसे ज्यादा दर्द तो तुम लोगों को शुरू हो गया है। ऐसा ना हो कि घर पे जाके बोलो कि खुद ही बोलने लगो कि हमारी बैक में बड़ा पेन हो रहा है पापा, आज हम नहीं पढ़ेंगे।
ऐसा ना होने लगे। मुझे डर लग रहा है चीज कि घर पे जाके तुम ही ना सिक लीव ले लो पढ़ने से। हाँ जी, कई बार लोग सोचते हैं इतना ज्यादा कि सच में दर्द होने लगता है। सर में दर्द हो रहा है सोचने लगते हैं, सर में सच में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ए को 10 से बढ़ाया और फिर से 10 से बढ़ाया तो ए 20 से ही बढ़ता है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। ए को जब आप 10 से बढ़ाते हो 10% से तो क्या होता है इसको समझते हैं। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है 100 और 100 को मैंने 10% से बढ़ाया तो क्या हुआ। जब बेस मेरा 100 होता है तो ध्यान रखना, बेस अगर हमारा 100 है देन x% जो 100 का होता है x ही होता है, तो x बटा 100 इंटू 100 करोगे x ही आ जाएगा। 10% निकाला हमने तो ये 10 से बढ़ गया। अब 10 से जो बढ़ा ये 110 हो गया, ये हमारा नया वैल्यू हो गया। अब जब आप इसके आगे इसका 10% निकालने जाओगे तो हमारा बेस बढ़ के 110 हो चुका है। अब 10 नहीं है, 100 नहीं है। इस बढ़े हुए बेस का 10% निकालोगे तो 1/10 निकलेगा, और वो 1/10 क्या है, 11 के बराबर है। चूंकि बेस बढ़ गया तो उसका 10% भी अब पहले से बढ़ गया। 10 और 11 का सम कितना होगा, 21। तो ये वैल्यू आपकी 121 के बराबर है। तो कुल जो चेंज हुआ वो 21% का इंक्रीज हुआ। जनता ये जानती है कि 10 और 10 का नेट 21 होता है, पर जनता क्या नहीं जानती है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास है जिसको मैं पहले x% से बढ़ाऊं फिर मैं इसको y% से बढ़ाऊं तो आपको क्या सोचना है। यहां एक वैल्यू होगी, उसका x% निकाल के मैं यहां लिखूंगा तो बेस बड़ा हो चुका है। हो चुका है कि नहीं। बड़े बेस का जो y% है वो इस बेस के y% से बड़ा होगा। अगर ये वैल्यू भी इसी बेस का y% होती तो मेरा आंसर नेचुरली x+y होता। लेकिन चूंकि अब बड़े बेस का मैं y% निकाल रहा हूं तो इस बेस के y% से वो बड़ा होगा, इसलिए यहां पर जो भी मेरा नेट परसेंटेज आएगा r%, वो पक्का x+y से बड़ा होगा। इस बात का अपना बहुत महत्व है कि मैं 10 और 10 का नेट निकालूंगा, इंक्रीज है दोनों, तो नई वैल्यू 20 से बड़ी आएगी। इससे ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। खैर, अब जब मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे एक चीज और बात कर लेता हूं कि जरा मुझे ये बता दो कि जैसे मैंने कोई परसेंटेज है पहला a% से बढ़ाया, बढ़ाया मत लिखो, बस a% ही लिखो, और इसको आप b% से चेंज करो नए बेस पर, तो ये सक्सेसिव हो गया। एक चीज और समझना, आप कोई भी क्वांटिटी मान लिया मेरे पास है a, या कुछ भी मान लेते हैं x है, अगर मैं x को a% से बढ़ाऊंगा तो वो इतना हो जाता है। यह है x इंक्रीज्ड बाई a%। अगर मैं x को इसे बढ़ा दूं a% से तो वो वैल्यू हो जाएगी x प्लस a% ऑफ x। ये हो जाएगी x प्लस ax बटा 100। यहां से x कॉमन ले लो, 1 प्लस a/100। ये मैंने यहां लिखा, x को a% से बढ़ाएंगे तो वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये मैं आपको आज प्रूफ देने जा रहा हूं इस फॉर्मूले का, जो आपको किसी ने दिया नहीं होगा, मैं दे देता हूं। ये वैल्यू यहां पर हो गई x इंटू 1 प्लस a/100। जब मैं इस वैल्यू को b% से चेंज करूंगा तो ये ऑलरेडी x इंटू 1 प्लस a/100 थी। अब ये वैल्यू 1 प्लस b/100 से गुणा हो जाएगी। तो ये इनिशियल वैल्यू अगर b% से चेंज हुई तो 1 प्लस b/100 से गुणा हो जाएगी, यानी ये वैल्यू हो गई। अब जरा समझते हैं कि शुरू में वैल्यू x थी और बाद में कितनी हो गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा a, देखो 1 प्लस a/100 1 प्लस b/100, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस a/100 प्लस b/100 प्लस ab/100 स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस 100 यहां लिख लो, ये बनेगा a प्लस b प्लस ab/100। x हमारा इतना हो गया है, एक बार a% चेंज किया, एक बार हमने b% चेंज किया। अब मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे कि अगर मैं ये कहूं कि x हमारा नेट r% से बढ़ा है, इस अरेंजमेंट में मान लेते हैं नेट जो चेंज है a और b का वो इक्विवेलेंट है सिंगल r% के चेंज के, तो आप कहोगे फिर वो वैल्यू क्या होगी, x इंटू 1 प्लस r/100 के बराबर होगी। अब मैं इन दोनों को कहूंगा कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर करोगे, x भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बाई 100 दिख रहा है, बाई 100 दिख रहा है, तो ये r की वैल्यू क्या है जो यहां लिखी हुई है, r की वैल्यू हो जाती है a प्लस b प्लस ab/100। यही होता है कि अगर सक्सेसिव में कोई वैल्यू a% से बदले, b% से बदले, इसका जो नेट चेंज होता है, नेट चेंज होता है
वो होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं। आप लिखिए कि पहले हमने एक वैल्यू को 10% से बढ़ाया, फिर उस वैल्यू को फिर से 10% से बढ़ाया, तो नेट चेंज क्या हुआ, निकालो जरा। तो आपको नेट चेंज होगा हमारा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100%, जिसको आप बोलोगे ये वैल्यू हो गई मेरी 21%। मैंने कहा एक वैल्यू को आप 10% से बढ़ाओ, फिर इसको 20% से बढ़ाओ, तो ये नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट चेंज। ये नेट चेंज हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100%। ये हो गया 30 और 200/100 2 यानी 32%। मैंने कहा एक वैल्यू को आप 20% से बढ़ाओ और 10% से घटाओ, तो नेट चेंज क्या हुआ, नेट चेंज आपका होगा 20 माइनस 10। देखो जब एक वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मान नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो ए को पॉजिटिव रखा क्योंकि ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था तो माइनस में रखा। यहां एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो ये क्या आया, 20 माइनस 10 तो मेरा 10 हो गया, 10 माइनस 2 8% हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा मेरी एक वैल्यू है -20%, दूसरी वैल्यू भी -20% है, तो यहां नेट चेंज क्या है, ओके यहां जो नेट चेंज आएगा आपका, ये आएगा -20 -20 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 400/100 -36%। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली डिफरेंट केस में लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 2% चेंज अगर सक्सेसिव में दिए जाएं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि निकाल पाए, बट यहां पर मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं जो आपको समझना है। जो मैंने आपको बताया कि ये A% मान लिया प्लस में दिया हो और B% हमें प्लस में दिया हो, दोनों अगर इंक्रीज होंगे और नेट हमारा R% का है, तो आपको पता है R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो A प्लस B से बड़ा होगा। एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये लेके जाओ। यहां पर मैंने कहा A% डिक्रीज कर दिया और यहां हमने B% डिक्रीज कर दिया, मान लिया यहां जो नेट R% होगा वही माइनस में होगा। R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो A प्लस B से छोटा होगा। यहां पर वो आप यहां देख सकते हो, यहां 40 ना आके 36 आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों निगेटिव में थे, यहां कुछ जुड़ा। आप उस लॉजिक से भी देख सकते हो, कोई वैल्यू है वो कम हो गई तो उसका जो B% होगा वो कम आएगा देन शुरुआत की वैल्यू का B%, इसलिए वैल्यू ऐसी आई। देन एक केस ऐसा बनेगा कि यहां A है और यहां -B है। ये केस डाइसी है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसका रीजन बता रहा हूं मैं। जैसे यहां देखो, यहां 20 और -10 में इसका अंतर 10 है। अब 10 में हमने कुछ घटाया तो 8 आया। ठीक है, 10 में से 2 घटाया हमने, 8 आया। लेकिन अगर यही -20 और 10 होता तो ये -10 में -2 जुड़ के -12 आता। तो यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि R हमारा A-B से बड़ा है या A-B से छोटा है। यहां आपका कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। तो इसका जजमेंट आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव वैल्यू बड़ी है मैग्नीट्यूड में। अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है मैग्नीट्यूड में और 1 + 1 माइनस है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस जो इनका है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू बनी है तो मैग्नीट्यूड होगा इनके डिफरेंस से कम। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर ये वाला केस है 1 2 3, तो थर्ड केस में मैं बोल रहा हूं कि इफ A इज मोर देन B, A का मैग्नीट्यूड B से बड़ा है, तो जो नेट R आएगा, वो A-B से छोटा हो जाएगा, क्योंकि A-B पॉजिटिव आएगा। A-B पॉजिटिव आया, अगर A-B आपका पॉजिटिव आया तो फिर उसमें कुछ घट जाएगा। लेकिन अगर हमारा A B से छोटा होगा तो ये खुद नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, अब ध्यान से देखो, आपका जो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो और इनहेंस हो जाएगा। तो जो R की वैल्यू आएगी वो बेसिकली B-A का जो मैग्नीट्यूड है ना, इससे बड़ी आ जाएगी। इन केसेस को आप समझ लो, लेकिन अप्लाई इन दोनों को डायरेक्ट करना है, इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा करके देख लेना। A-B -AB/100। ओके सर, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट। ये अंकित लड़का आज बावला हो गया बेचारा, क्लास लेट आया, उसके बाद इसको समझ में नहीं आया और ये धैर्य बना ही नहीं पा रहा है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक
नोट नहीं करवाते हैं, नोट क्या क्या करना है वो भी बताते चलिए। अगर मुझे ये बताना पड़ा कि मैं जो थियरी लिखा रहा हूं इसमें तुम्हें क्या क्या नोट करना है, तो फिर तुम अभी तैयारी ही नहीं समझ पाए बालक। मतलब मैं जो थियरी पढ़ा रहा हूं तुमको, इसमें तुम क्या छोड़ना चाहते हो मुझे बता दो। आप इसमें क्या छोड़ दोगे? आप थियरी भी नहीं लिखोगे तो क्या करना चाहते हो जरा मुझे बता दो। है? मतलब क्या करना चाहते हो? जितनी भी थियरी लिखी अगर ये भी नहीं नोट करोगे, इसमें भी तुम्हें सेलेक्टिव नोट करना है, तो क्या बताऊं मैं तुमको? फिर सब छोड़ दो, मत बनाओ नोट्स, मौज करो। ठीक है, जरूरत ही नहीं मेहनत करने की। चलो अब आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। ऑलराइट। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिवाइज एवरेज और रेशियो इन ए वीक टू रिमेंबर देम? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। रिवीजन एक पर्सनल एक्सरसाइज है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बट आई थिंक जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको एक वीक में रिवाइज जरूर करिए, ठीक है, शुरुआत में, ताकि ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो बेहतर है कि आप नोट्स बना लो और नोट्स से क्विक रिवीजन करो। आई थिंक संडे शुड बी ओनली फॉर रिवीजन। संडे ओनली रिवीजन करिए और कुछ मत करिए, पहली बात। दूसरा, जब भी आप डेली मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो लगा ही लो। 10 क्वेश्चन एवरेज के लगा लो, चाहे पीवाईक्यू लगा लो, 10 क्वेश्चन रेशियो के लगा लो। इससे क्या होगा, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाओगे। ये तो डेली करते रहो आप, पीवाईक्यूज लगाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स से संडे को रिवीजन कर लो, आई थिंक इतना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर, होप इट मेक सेंस। बाकी जो भी आज पढ़ा है इसको तमीज से रिवाइज करके आना कल, क्योंकि एबी रूल का एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हम आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लास ही लिया करें डेली, लाइव ना देखें जरूरी है क्या? देखिए, लाइव अगेन एक पर्सनल चॉइस है, रिकॉर्डेड एक पर्सनल चॉइस है। लाइव में क्या होता है, एक बार आप घुस गए और इस कमिटमेंट के साथ घुस गए कि मेरे को 2 घंटा सर के साथ रहना है, तो वो टॉपिक मेरे साथ आप 2 घंटा पढ़ लेते हो। रिकॉर्डेड में आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब रिकॉर्डिंग में लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो कल भी देख सकते हैं, आज तक क्यों देखना है, रिकॉर्डिंग ही तो है। तो वो इकट्ठा होता रहता है, 5 वीडियो इकट्ठा हो गया फिर तो गया कोर्स तुम्हारे हाथ से, फिर उनको पूरा करना आसान नहीं होता है। तो अगर आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन हो कि आप रोज की रोज रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो कोई रिकॉर्डिंग से कोई पंगा नहीं है। लाइव क्लास का फायदा है कि अगर आप आते हो साथ में तो लाइव क्लास में एक अलग कनेक्शन होता है, क्योंकि लाइव होता है, डांट भी पड़ जाती है लोगों को, इट्स लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में हमेशा एक डिफरेंट मेंटालिटी आपकी होती है, रिकॉर्डेड में एक डिफरेंट मेंटालिटी होती है। बट बाकी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड करने वाले सेलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नीलम जी पूछ रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस क्लास होगी इसमें? नीलम जी, आपने ब्लॉक 1 अटेंड किया है हमारा, जिसमें हमने रेशियो एवरेज सब पढ़ा है, उसमें जैसा हुआ वैसा यहाँ भी होगा। ठीक है, रोज क्लासेस ड्यूरेशन में होगा, बिल्कुल भी। आपके बैच का टाइमिंग है 6 PM। जब मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी होगी कि मैं 6 से 8 अवेलेबल नहीं रहूंगा, तब मैंने 4 PM का एक अल्टरनेट टाइम स्लॉट लिया। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, 7 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। ठीक है, 7 PM। अब 7 PM का अगर अपॉइंटमेंट है तो मुझे 6:45 तक पहुंचना पड़ेगा, तो मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 सवा 6 तक। इसलिए मैं आज की क्लास के लिए 6 से 8 अवेलेबल ही नहीं था, तो 4 बजे बुला लिया आपको। ठीक है, मैथ्स वीक है थोड़ा, बताइए वीक हूं तो कैसे प्रैक्टिस करें? वीक के लिए कोई अलग सी प्रैक्टिस नहीं होती है। आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से तमीज से सीखिए, उसके बाद बहुत दिल से जो सवाल कराया जाए उनको करिए, बार बार रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, बस। ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट है फाउंडेशन बैच की। जी हाँ, हमने आज परसेंटेज शुरू किया है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी और ये अंत तक जाके आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ओके, देखिए बैचेस साइक्लिक है बेटा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लिया परसेंटेज से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप परसेंटेज से आपने शुरू किया, अब ये यहां से भी आपका कंप्लीट लाइव आपको मिल जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज एक स्टार्टिंग टॉपिक है, मतलब आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी किसी को भी। तो बैचेस साइक्लिक होते हैं। आप अगर आज से आपका बैच डे 0 है, डे 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। क्लियर? व्हेन विल बी प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास? नोट्स अगर आप क्लास में बनाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे, इतना लिख के ले लो। क्योंकि मैं जो नोट्स बनवाता हूं बेटा, या जो क्लास में सिखाता हूं, वो मेरा फोकस होता है सिखाना। ठीक है, तो यहां अगर आप बैठ के नोट्स बनाओगे तो आप सीख नहीं सकते हो। आप रफ कॉपी लेके आओ, सवाल बोलूं ये लगाओ तो लगाओ, जो रफ नोट्स बनाने हैं आप भले ही बना लो। मैं तो कहूंगा क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग को 2x 2.5x जो भी है लगा के फटाफट नोट्स बना लो। आपको ये क्लास में जो मैं लिखता हूं वो शीट मिली जाती है एज ए PDF, तो आप वहां से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स बाद में बनाइए, क्लास में पूरा फोकस सीखने पर रखिए। ठीक है, क्लियर? मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है लेकिन मैथ्स में मेंस में रह जाते हैं,
तो मतलब यही है कि आप जब 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है तो आप हो जाते हो, जब कुछ हज़ार लोगों का होता है तो आप नहीं हो पाते हो। आपको अपनी स्किल एनहांस करनी है। स्किल एनहांस करने का मतलब कि अपने आप को बेटर बनाइए, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ा बेहतर तैयारी करोगे तो मेंस भी होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ समझ में आया, पूरा नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्लास में अगर कुछ कम समझ में आया है तो क्लास के बाद वीओडीज आपके पास हैं, उसको देखो और समझो अच्छे से, ठीक है। नोट्स बनाओ प्रॉपर। सर मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, सब रिवाइज भी हो गया है, कुछ चैप्टर में कंफ्यूजन हो जाता है, आपसे पढ़ना है, बट सर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, बट खुद पे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूँ। द ओनली वे टू डू दिस इज प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है। हर कोई जब शुरू करता है तो ऐसे ही होता है। प्रैक्टिस से क्या होता है, वो परफेक्शन आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है जब आप चीजों को बहुत तेज करने लगते हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, स्किल से। जब स्किल आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास में नोट्स बनाते हैं, लाइव क्लास में बेटा या तो नोट्स बनाओगे और या समझोगे, दोनों काम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। टू थिंग्स कैन नॉट वर्क। तो प्लीज मेक श्योर दैट आप क्लास में समझने पे जोड़ दें, ना कि नोट्स बनाएं। ये ऑफलाइन क्लास में होता था कि भैया टीचर चला गया तो उसके बाद उसके कंटेंट का एक्सेस ऑफलाइन में होता नहीं था, तो वहां ये कल्चर था कि नोट्स साथ साथ बनाओ। ऑनलाइन में नोट्स साथ में कभी बनाना ही नहीं है आपको, आपको नोट्स बाद में ही बनाना है, क्लास में सिर्फ समझना है बस, ठीक है। चलिए मुझे निकलना है बेटा, कल मुलाकात होगी, कल क्लास की टाइमिंग 6 बजे ही होगी आपकी, ठीक है। अगर कोई भी बदलाव होता है तो पहले ही बता देते हैं आपको हम, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे आज भी नोटिफिकेशन गया होगा क्लास के पहले, अकेडमी में क्लास के पहले नोटिफिकेशन वगैरह जाता है बच्चों को कि क्लास शुरू होने वाली है। सो अभी क्या है कि मेरे जो डॉक्टर साहब हैं वो शाम को ही बैठते हैं, ठीक है। और शाम को ही बैठते हैं, तो अभी इधर जब तक उनका फॉलोअप होगा, कि मैं आज जाऊंगा, मुझे पता है बोलेंगे कि एमआरआई कराओ, फिर वो बुलाएंगे 1-2 दिन बाद। तो 1-2 क्लासेस जैसे मैं 4 बजे लूंगा, मैं बता दिया करूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। बाकी आपके बैच की टाइमिंग 6 बजे। हाँ जी, ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं, थैंक यू।